फलयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। एक मरतबा तमाम जो अहबाब हैं वो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो आज का जो सेशन है वो, जैसे कि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस हमारे ग्रुप में शेयर हुए थे उससे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस हवाले से है। नैरेटिव बिल्डिंग के हवाले से हमारा आज का सेशन है। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। ये कहानी है 14 साल बच्ची अबीर की, जिसका ताल्लुक इराक से था। इराक के एक कस्बे या छोटे गांव महमूदिया में वो अपने माँ बाप और दो भाइयों के साथ रहा करती थी। बदकिस्मती से उनके घर के साथ ही एक दहशतगर्द तंजीम का हेडक्वार्टर था। उस हेडक्वार्टर के अंदर चार दहशतगर्द, जिन्होंने काफ़ी अरसे से घात लगाकर 14 साल बच्ची के ऊपर नज़र रखी हुई थी, एक सुबह वो उनके घर में दाखिल होते हैं और उस उनके घर में दाखिल होकर वो बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके माँ बाप जब दखल अंदाजी करते हैं, उन दोनों को कत्ल कर दिया जाता है और उस बच्ची का फिर रेप करके और शवाहिद मिटाने के लिए उसको कत्ल करके उसकी लाश को और उसके माँ बाप की बॉडी को आग लगा दी जाती है और पूरे घर को आग लगा दी जाती है। बाद में जब वो दोनों भाई अपने घर में वापस आते हैं जब वो दोनों भाई अपने घर में वापस आते हैं तो उनको सिर्फ अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन की लाश मिलती है। ये वाक़या 2006 में हुआ था, जिस टाइम पे इराक वॉर चल रही थी। और ये दहशतगर्द तंजीम जिसका मैंने जिक्र किया उसका ताल्लुक अमरीकी आर्मी, या उसको हम कह सकते हैं यूएस आर्मी और अलाइड फोर्सेस, ये उनके चार फौजी थे जो ये उस टाइम पे इराक वॉर कर रहे थे। और ये तमाम जो जंग है ये हमारे सामने ही है। हम में से बहुत सारे लोग उस टाइम पे इस दुनिया में थे, मौजूद थे। अगर आप जेन जी भी हैं तो ये 2006 का वाक़या है। उसके अलावा हम देखें तो यूएस मिलिट्री के क्राइम्स और उनके जो एलाइड फोर्सेस हैं उनके क्राइम्स की तलाफार में, जब यूएस मिलिट्री ने कारपेट बॉम्बिंग की तो उन्होंने ये बयान दिया बाद में कि ये कारपेट बॉम्बिंग में इसमें तमाम जो लोग मारे गए हैं वो तमाम के तमाम दहशतगर्द ही हैं। लेकिन बाद में आईबीसी, जो इराक बॉडी काउंट के नाम से एक इदारा है, उसने ये चीज़ कंफर्म की कि जो 102 लोग मारे गए थे उनमें से ज़्यादातर लोग जो थे वो सिविलियंस थे। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक एक बहुत ही मज़क्का खेज वाक़या इस सेंस में आ जाता है कि हम लोग एज अ मुस्लिम्स, हमें ना इस चीज़ का इल्म है और ना हमने कभी ये सुना है। अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री भी मौजूद थी जिस टाइम पे नेटो की फोर्सेस वहाँ पे मौजूद थी। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के एहलकारों ने महज खेल की बुनियाद पे अफगानी सिविलियंस को निशाना बनाया। उसके बाद जो जिन लोगों ने ये काम किया था, जिन मिलिट्री के एहलकारों ने, उनमें से किसी को भी सज़ा नहीं दी गई। आज तक उनमें से किसी को भी सज़ा नहीं दी गई। इवन जो महमूदिया किलिंग के अंदर जिन लोगों ने अबीर के साथ ज्यादती की और उसको कत्ल किया, शहीद किया, उन लोगों को में से भी किसी को सजाए मौत नहीं दी गई। उनके यहाँ फौजी ट्रायल हुए। इवन उनके फौजी ट्रायल के अंदर एक एहलकार के मुतालिक ये बात भी कही गई कि उसको सजाए मौत दी जाए, लेकिन वो फैसला भी ज्यूरी ने मुअत्तल कर दिया। अफसोस की बात यह है कि वॉर ऑन टेरर के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और इसी तरह बाकी मुस्लिम कंट्रीज में 2.6 मिलियन मुसलमान कत्ल हुए, शहीद हुए। 26 लाख मुसलमान शहीद हुए। और हमें तो शायद अभी अल्लाह की तरफ से गज़ा के सूरत में फुरकान नसीब हुआ है जिससे हमें होश आई है। लेकिन अभी गज़ा के अंदर 60,000 लोग शहीद हुए। लेकिन हम देखते हैं कि 26 लाख लोग मुसलमान जो थे वो जब शहीद हुए हमें होश ही नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप का जो नोबेल पीस प्राइज़ था उसके ऊपर हम सबने शोर मचाया और यकीनन मचाना भी चाहिए था। लेकिन हम ये भूल गए कि 2009 में ओबामा जो सदर था उसको 2009 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और ये वही अरसा था जिस टाइम पे वॉर ऑन टेरर चल रही थी। आप अगर नेट पे सर्च करें तो आपको मिलेगा कि कितने लोगों को किन किन मुल्कों में ओबामा रिजीम ने बमबारी की थी। और मोसल शहर जो इराक का एक कैपिटल था, उसकी ओल्ड सिटी जो है वो आज भी उसमें बिल्डिंगों के नीचे जो है लोग दफन है। और हम लोग इसलिए चीज़ से लाइल में। लेकिन आखिर हम इतने बेखबर हैं क्यों?
और ऐसा क्या है कि हम लोगों में से कोई भी, इवन ये जो तमाम वाकयात हैं जैसे सोर्सेज मैंने मेंशन किए हैं, बीबीसी ने अपने आर्टिकल में ये चीज़ शाया की है, कोई ये छुप ढकी छुपी बात नहीं है कि हम वीपीएन लगा के ऑन करेंगे तो हमें ये चीज़ नज़र आएगी। ये तमाम वाकयात इंटरनेट पे ओपन खुले हुए पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि हम लोग इस चीज़ की डिटेल्स में नहीं जाते? हमें ये तो पता है कि वेस्टर्न्स जो हैं बहुत बुरे हैं, लेकिन हमने कभी इन डिटेल्स में घुसने की कोशिश क्यों नहीं की? इस चीज़ के बारे में ही हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हमारे दिलों पे है, क्या कैसी मोहर हमारे दिलों पे लगी हुई है या हमारे दिलों पे लगाई गई है पिछले 150 सालों में, कि हमारे सामने से हम, रिसर्च तो दूर की बात, हमें ये ओपन जो मामलात हैं ये भी देखना नसीब नहीं होते। आज जो हमारा सेशन है उसका मकसद यही है कि हम ये जानें कि जो दिल और दिमाग के ऊपर जो कौम जीतती है, दरअसल में वही कौम जो है जंग भी जीतती है। और ये चीज़ यूएसए और जो एलाइड फोर्सेस थी 1952 में, 1952 में ब्रिटिशर्स ने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। उसके अंदर उन्होंने उसके अंदर उन्होंने वियतनाम के अंदर, और उसके बाद फिर वियतनाम वॉर के अंदर यूएसए ने ये ऑपरेशन किया था जिसका मकसद सिर्फ ये था कि लोगों के दिलों और दिमागों को जीता जाए, नैरेटिव बिल्डिंग की जाए। लेकिन अफसोस के साथ हमारी नैरेटिव बिल्डिंग हमने क्या करनी है, उसका नुकसान उठाया हुआ है और दूसरों ने हमारी नैरेटिव बिल्डिंग की है। जो इंसानों में शैतान और जिन्नों में शैतान मौजूद है उन्होंने हमारी नैरेटिव बिल्डिंग की है, हमारे दिमागों और दिलों को अपने काबू में किया है। सो आज की प्रेजेंटेशन इसी हवाले से है, इसका इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से हम ये जंग लड़ सकते हैं और किस तरीके से हमारे सामने जो है ये जंग लड़ी जा रही है हमारे दुश्मन की तरफ से। मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान नसीर। मैं आईएमएस ग्रुप 6 का कैप्टन हूँ, कम्युनिटी 2 का। और आज के जो हमारा सेशन है उसके कंटेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि मीडियम्स कौन कौन से हैं नैरेटिव बिल्डिंग के। उसके बाद हम देखेंगे कि 7वीं सदी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नैरेटिव बिल्डिंग का क्या टूल था, किस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग की जाती थी। फिर हम देखेंगे कि हम इस जंग को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक किस तरीके से इसको लड़ सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक केस स्टडी जिससे हमारा थोड़ा सा लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा कि हमारे डेफिनेशंस जो हैं किस हद तक ख़राब की गई हैं। ओवरटर्न विंडो को हम देखेंगे जो सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है जो आज की प्रेजेंटेशन में होगी, बाकी तमाम इंट्रोडक्शन ही है। और लास्ट पे हम स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से उसके अंदर ये वारदात की गई है। सबसे पहले लेकिन हम देखेंगे नो योर एनिमी। अपने एनिमी को जानिए कि वो किस तरीके से हमारे साथ ये खेल खेल रहा है। उसकी एक मिसाल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे शो की है। और ये एक मिसाल भी इराक की है क्योंकि इराक के ही सब हमने पहले भी एग्जांपल ली थी। तो इराक के अंदर पेंटागन ने बेल पोटिंजर नामी एक फर्म है यूके का, उसको $500 मिलियन दिए थे सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो प्रोपेगेंडा मुहिम चले। अब हमें ये चीज़ पता है कि प्रोपेगेंडाज होते हैं और प्रोपेगेंडाज जो हैं वो एक रवायत है हर जंग की, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं जानते कि इस चीज़ की अहमियत कितनी, इस नैरेटिव बिल्डिंग की, प्रोपेगेंडा बिल्डिंग की अहमियत कितनी ज़्यादा है। और जिस अहमियत को हमने तो बुला दिया लेकिन हमारा दुश्मन अभी भी उसको पता है कि कितनी अहमियत है इसकी। इसकी सबसे पहली मिसाल ये है कि जो विक्ट्री कैंप के नाम से एक मिलिट्री बेस थी बगदाद के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी इराक वॉर के अंदर सबसे जो मेन बेस थी यूएसए की, उस बेस के अंदर जहाँ पे तमाम जनरल्स और कर्नल्स मौजूद थे, उस जगह पे जो है वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स और इसी तरह से राइटर्स बैठ के कंटेंट बनाते थे, जिनको हम लोग समझते हैं कि ये तो सिर्फ मीडिया का काम है, ये हमारा इससे क्या ताल्लुक है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि चेन ऑफ कमांड। अब चेन ऑफ कमांड को अगर हम देखें तो जनरल पेट्रियस जो थे, जो इसके हेड कर रहा था इसको, तमाम ऑपरेशन को, उस ऑपरेशन का हेड जो है वो जब इराक वॉर ख़त्म होती है 2011 में, तो वो ही बंदा जो है सीआईए का डायरेक्टर लग जाता है। आप देख रहे हैं कि उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी पूरे सीआईए के अंदर, पूरे पेंटागन के अंदर। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2006 से 2008 तक 40 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो यूएसए ने इस हवाले से उनको हायर किया था। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो नैरेटिव बिल्डिंग कर सके दिलों और दिमागों से, जो इराकी लोग हैं, अवाम है, उनके दिलों और दिमागों को अपने जीत सके। उसके बाद हम देखते हैं जो छोटी इसको प्रेजेंटेशन करूंगा उसमें ये है कि जो हम देखते हैं कि ग्रे ऑप्स और ब्लैक ऑप्स के नाम से दो ऑपरेशंस थे जो यूएसए जो थे कर रहा था स्पीयर फर्म के जरिए से।
उसमें जो पहला ऑपरेशन था वो सिंपल सा था, जो हम सब जानते हैं कि इराकी टेलीविज़न, और ये जो शख्स है मार्टिन वेल्स जो इनसाइडर है, ये वहाँ पे एज अ एडिटर काम कर रहा था। इसने बाद में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है उसको ये तमाम इंटरव्यूज़ दिए, और इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं इंटरव्यूज़ की। सो उसने कहा कि वो क्योंकि एडिटर था, उसने कहा कि हमारा काम ये था कि हम सबसे पहला ये काम करते थे कि जो अरब टेलीविजन्स हैं उनकी उनकी सूरत में, यानी कि उनकी कॉपी करके उनके स्टाइल में वीडियोस को एडिट करते थे, ताकि जो इराकी लोग हैं उनको ये डाइजेस्ट करने में आसानी हो कि ये वीडियोस ऑथेंटिक हैं। दूसरा काम वो ये करते होते थे कि जो अपना दुश्मन था, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, उसको जो दुश्मन था उसके खिलाफ प्रोपागेंडा फिल्म्स बनाते थे। उनकी जो फुटेजेस थी धमाकों की, उठा उठा के उसको जोड़ के, एज अ एडिटर इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ कि किस तरीके से वो करते होंगे इस चीज़ को। तो वो उन फुटेजेस को जोड़ जोड़ के एक डिफेम की कैंपेन चलाते होते थे। और उसके अलावा लास्ट में जो एक ब्लैक ओप्स था, उसमें हम देखते हैं कि वो ये करते थे कि सीडीज ले जाते थे, उसके अंदर वीडियोस होती थी इस तरह की फिल्म्स, और उन सीडीज को जो उनके फील्ड के सोल्जर्स होते थे वो वहाँ डिफरेंट जगहों पे गिरा दिया करते थे, और बाद में जो लोग उसको उठा के उसको प्ले करते थे तो उनकी जो लोकेशन थी वो उसके ज़रिए से ट्रेस कर देते थे। और ये काम कौन कर रही है? ये एक पीआर फर्म कर रही है, जिसको हायर किया पेंटागन ने। सो ये जो तमाम ये एक छोटी सी मिसाल है जिससे हमें पता चलता है कि कितना सीरियस है ये काम, जो नैरेटिव बिल्डिंग का, जिसको हमने ऊपर से पुश डाला हुआ है एज अ उम्मा। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट में हम भी पाकिस्तानी, या तो पाकिस्तानी भी इससे दूर नहीं है। हमारे सामने है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2010 में $50 मिलियन जो थे वो अनाउंस किए थे, एलोकेट किए थे, कि वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के लिए पाकिस्तान को देगा। सो ये आप न्यूज़ के तमाम जो आर्टिकल हैं उसको आप सर्च भी कर सकते हैं। सो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ हम सबको ये समझ आ गई होगी कि नैरेटिव बिल्डिंग, बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स की अहमियत कितनी ज़्यादा है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी है, हर हर दौर में रही है। अभी हम आगे देखेंगे कि हर दौर में क्यों ये ज़रूरी रही है। आगे हम देखते हैं मीडियम्स ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग। अब इसके अंदर जो है हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मीडियम्स मिलते हैं, जो आजकल के दौर में हैं, कुछ पुराने दौर के हैं जो आजकल शायद अवेलेबल यूज़ नहीं हो रहे उतने ज़्यादा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सामने सबसे पहला जो आ जाता है वो पब्लिक गैदरिंग का आ जाता है। जैसे हम देखते थे कि माजी में बाज़ार लगा करते थे, मार्केट्स होती थी, इवेंट्स होते थे, सेलिब्रेशंस होती थी, और फिर थिएटर्स वगैरह, एम्फी थिएटर्स वगैरह होते थे, जिसके ज़रिए से नैरेटिव बिल्डिंग की जाती थी। स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से, शायरी के ज़रिए से ये जो है नैरेटिव बिल्डिंग की जाती थी। एजुकेशन एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, जिसके हम सब मारे हुए हैं, हमारी दो पिछली जनरेशन समेत हमारी जनरेशन। और इसके ऊपर एक डिफरेंट अलग से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। न्यूज़पेपर, बुक्स और ये तमाम चीज़ें तो अभी हमारे सामने ऑब्वियस हैं कि किस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग करती हैं, टीवी और फिल्म्स। फिर ये 20वीं सदी के बाद जो है ये ज़्यादा टीवी और फिल्म्स वगैरह का दौर शुरू हो गया। और अब हम देखते हैं पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में, जो सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग सर्विसेज, OTPs वगैरह जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इस मामले में आगे हो गए हैं नैरेटिव्स को पुश करने के लिए। सो और एक और चीज़ भी यहाँ पे देखनी ज़रूरी है कि हमारे जो नैरेटिव्स हैं ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम है उसके अंदर है हमारी स्पीकिंग, जो बयान, जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह माउल बयान, सूरह रहमान की ये आयत है, उम्मीद है मैंने सही तरह इसकी तजवीद की होगी। सो बयान करने की जो अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत दी है उसको इस्तेमाल करना मुसलमानों ने छोड़ दिया, अपनी चीज़ों को बयान करना, दूसरों दूसरों को अल्लाह ताला की आयत दिखाना, और दूसरों का तज़किया करवाना। दूसरों का तज़किया हम इस तरीके से भी करवा सकते हैं, अगर हम इस चीज़ को गौर से देखें। दूसरों को पाक कर सकते हैं, जिन लोगों जो हमें नापाक किया है हमारे दुश्मन ने, हमारा रिवर्स तज़किया करवाया है, हम उसको वापस सही भी करवा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि 7वीं सदी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, उस टाइम के ऊपर अरब के अंदर किस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग की होती थी, और किस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो की जाती थी। सो अरब्स जो थे उनके लिए नैरेटिव बिल्डिंग के सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल था वो शायरी था, पोइट्री। अब पोइट्री उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, उसकी एक ऑब्वियस सी वजह है कि अरब के पास जो ज़ुबान थी, जो उनकी बोलने बोलचाल, जो उनकी ज़ुबान थी,
जो उनकी ग्रामर थी और जो उनकी लुगत थी उसका वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ख्र था उस चीज़ पे, और वो उस चीज़ में काफ़ी अच्छे भी थे। और इसलिए हम देखते हैं कि आज भी जो अरबी ज़ुबान है वो काफ़ी ज़्यादा जामे है, उसके अंदर वो एक चीज़ के बहुत सारे मतलब निकलते हैं और बहुत डीप ज़ुबान है। तो इस वजह से उधर जो भी शायर होता था, शायरी के ज़रिए से वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते थे। शायरी उनका मीडिया था, शायरी उनके जो उनकी हिस्ट्री थी, उनके जो किस्सा खान थे, शायर जो थे वो वही हिस्ट्री बयान किया करते थे। आप उनकी मिसालें देख सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। और पॉलिटिक्स के अंदर जो शायरी थी उसका बहुत बड़ा अमल दखल था। कबीलों का नैरेटिव जो था वो शायर ही शिफ्ट किया करते थे जंग के दौरान या जंग से पहले। अगर किसी कबीले के अफवाज को उभारना होता था जंग पे तो शायरी की जाती थी। अगर किसी की तारीफ करनी होती थी शायरी की जाती थी। और उनके लिए शायर जो थे वो एक सेलिब्रिटी की सूरत में थे। जैसे हम देखते हैं कि आजकल हमारे जो अ, मुख्तलिफ एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो हमारे लिए एक सिंगर्स हैं, वो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे हम कहते हैं ना कि आतिफ असलम या नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ सुनो तो हमें ऐसा लगता है कि जादू कर दिया उसने हमारे ऊपर। सो जो उस टाइम के शोरा थे उनके बारे में लोग कहा करते थे कि ये तो ऐसे है जैसे कोई जादूगर होता है, बल्कि यहाँ तक वो कहते थे कि ये जो कलाम ये पढ़ रहे हैं ये तो इन्होंने जिनों से लिया हुआ है। तो इस वजह से ये इतने ज़्यादा अच्छा कलाम पढ़े, मतलब उनकी तारीफ उनकी तारीफ में इतनी इतनी बातें किया करते थे। तो इस चीज़ में हम देखते हैं कि शोरा जो थे वहाँ पे कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। उनके इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो उनकी शोरा थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि शोरा की वहाँ पे काफ़ी ऑनर और इज्जत की निगाह से भी देखा जाता था। और इवन दो और एंटरटेनमेंट भी के लिए भी शोरा होते थे। जैसे हम मिसाल देखते हैं कि हमें पता है कि आजकल के दौर में आतिफ असलम है, फवाद खान है, जो गेस के ऊपर उसने कई मूवीज़ वगैरह की हैं, उसने बयान भी दिया। हम फिर भी उसके जादू में इतने, सहर में इतने बंधे हुए हैं कि हमें फिर भी नज़र आता है कि चलो कोई बात नहीं, एक्टर तो बहुत अच्छा है ना। तो इसी तरीके से वहाँ पे जो शोरा होते थे, चाहे उनको लोग ये तो कहते थे कि ये एक जो है आर्टिस्ट है और इसका थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन चलो ये बात जो है वो सही कर रहा है। तो नैरेटिव बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा टूल था कि जो शायरी थी। और इसी तरह से हम आगे देखेंगे। अब हम प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं। अभी तक हम मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक मैंने बात की है उसके अंदर मैंने कोई आप लोगों को वाज़े तरीके से तमाम चीज़ें बताई होंगी, और आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि जंग जो थी किस तरीके से लड़ी गई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और सहाबा की तरफ से। जो नैरेटिव की वॉर थी हमारे सामने, सबसे पहले एक जो अहादीस के जो ज़ख़ीरा है उसके अंदर से हमारे सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ जाती है जिसको हम भी देखने जा रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। दो तीन जगहों पे तवातुर के साथ हदीस है, मुख्तलिफ जगहों पे। एक दफ़ा अब्दुल हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु जो एक सहाबी थे और शायर थे, और दूसरी तरफ हमें जो है यही चीज़ हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उनके वाक़े में भी हमें नज़र आती है कि एक वक्त कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि योर पोइट्री हर्ट्स देम मोर देन एरोस, कि तुम्हारी जो शायरी है वो इन लोगों को, दुश्मनों को तीरों से ज़्यादा असरअंदाज है और दुख देती है। फिर हम दूसरी जगह देखते हैं कि हदीस में आता है कि जब जो एक शायर थे हसन बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु, वो जब शायरी कर रहे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे साथ इस टाइम पे जिब्राइल खड़े होकर तुम्हारे साथ जवाब दे रहे हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जिहाद में जो किताल के अंदर जिस तरीके से जब कोई किताल कर रहा होता है मुशरिकीन के खिलाफ तो उसका मदद अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, इस तरीके से जो हमारी वोकल वॉरफेयर है या ज़ुबान से जो जंग है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते मदद करते हैं। अब यहाँ पे सूरह शूरा की जो आयत है जिसको तमाम लोग ही जानते हैं और बहुत सारी जगहों पे ये शोरा की जो उसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं कि शायरी जो है वो नहीं करनी चाहिए। उसी हदीस के उसी आयत के अंदर हम देखते हैं कि जब ये आयत अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई थी, जिसका मैंने यहाँ पे तर्जुमा भी लिखा है। तो उस आयत की अगली ही आयत जो है जिसको लोग मिस कर देते हैं, उसके अंदर ये है कि जो है एक्सेप्ट दोस हु बिलीव एंड एक्टेड राइटियसली एंड रिमेंबर्स अल्लाह, यानी कि उन लोगों, उन शोरा के अलावा जो जो लोग अल्लाह ताला को के ऊपर यकीन रखते हैं और नेक काम करते हैं और अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं, उनके अलावा जो दूसरे शोरा हैं उनके बारे में ये बात है। इसी हवाले से हमें एक हदीस मिलती है हज़रत ख़वाब रज़ी अल्लाह अन्हु की, कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की,
जिसके अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने यही बात फरमाई थी कि जब अल्लाह की आयत नाजिल हुई तो उन्होंने अपनी तरफ से अपनी तरफ से ये इजहार किया कि मैं इस परेशानी का इजहार किया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान अपनी तलवार और ज़ुबान दोनों से जिहाद करता है, और एक जगह तो ये भी है कि तुम्हारी शायरी जो है वो तुम्हारी जिहाद है। सो इस इम्पोर्टेंस से हमें पता चलता है कि किस तरीके से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मीडियम था, जो मीडिया था, उसी के ज़रिए से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नैरेटिव बिल्डिंग की जंग लड़ी थी और सहाबा ने इसी की लड़ी थी। इसमें हमें और भी सहाबा नज़र आते हैं, जैसे हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये जो है सहाबा की उस टाइम पे मामलात थे, जिस टाइम पे ये शोरा की शायरी जो थी एक बहुत बड़ा मीडियम था। दूसरी तरफ हम कुरान की एग्जांपल देखते हैं कि कुरान के अंदर जो भी लफ्ज़ है वो अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद से वहाँ पे मौजूद है। नाउज़ बिल्ला उसके अंदर कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो अल्लाह ताला ने बेला वजह नाउज़ बिल्ला डाला हो उसके अंदर कुरान में। सो इवन हम ये चीज़ कह भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने 5 दफ़ा शोरा शायरी का जो है को लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उस ज़माने के अरब के अंदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जहाँ पे भी कोई भी नबी को मुअज़्ज़ा अता फरमाया है तो वो मुअज़्ज़ा जो है उस ज़माने के हिसाब से होता था। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जादूगरों के ख़िलाफ़ उन्होंने मुकाबला किया था, उस ज़माने का जो नैरेटिव बिल्डिंग थी उसके अंदर जादूगरों के ख़िलाफ़ मुकाबला करना एक बहुत बड़ी नैरेटिव की जीत थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। उसमें भी हम ये देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जब जादूगरों ने सांप निकाले थे तो हज़रत मूसा ने तलवार से या अपने कस्से से उन जादूगरों का मुकाबला नहीं किया था। अल्लाह ताला ने उनको वही मौजज़ा अदा किया था जो उस ज़माने के जो उस उनके सामने जो साँप आए थे तो उसके जवाब में उन्होंने अज़दहा ही निकाला था। तो ये एक इस चीज़ की बहुत बड़ी मिसाल है, जिससे हमें समझ आती है कि जो मीडियम जिस ज़माने का होता है, उस ज़माने के मीडियम के साथ ही हम मुकाबला करेंगे। ना हम आउटडेटेड मीडियम यूज़ करेंगे, ना हम उसका मुकाबला किसी और चीज़ से करेंगे। इसी तरह हज़रत अनीस रज़ी अल्लाह अन्हु, जो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के भाई थे, वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से पहले मक्का गए और उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनसे बातचीत की। उन्होंने आके गवाही, और ये खुद भी शायर थे, उन्होंने हज़रत अबू ज़र को गवाही दी कि जिनको मैं मिल के आया हूँ, वो शायर नहीं है, उनका कलाम शायर नहीं है, क्योंकि ये खुद शायर थे। अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं किस तरीके से मैजिशियंस जो थे, जादूगर थे, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था उसको देख के क्या कहा था, ये जो है ये कोई जादू नहीं है। इसी तरह हज़रत अनीस रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी यही फरमाया था कि ये कोई शायरी नहीं है, और फिर वो उन पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी ले आए थे और बाद में हज़रत अबू ज़र भी ईमान ले आए थे। तो इससे हमें साबित होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है मीडियम को कैप्चर करना। और हमारे माशरे के अंदर हमारे 150 साल में हमने, बल्कि उससे भी पहले, हमने उस मीडियम को कैप्चर ही नहीं किया जो अ, दिलों और दिमागों को फ़तह करने के लिए ज़रूरी है। और ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो दिलों और दिमागों पे राज करता है वही असल जंग को जीतता है, और वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था मक्की दौर में। दूसरी तरफ हम देखते हैं, अगर और इम्पोर्टेंस देखनी है तो हम ये भी देख सकते हैं कि फ़तह मक्का के ज़माने में और उसके अलावा काब बिन अशरफ जो था, उसको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असासिनेट करवाया था, क्योंकि वो नैरेटिव बिल्डिंग का एक बहुत वो नेगेटिव नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा था इस्लाम की। और इसी तरीके से हलाल बिन ख़त्ल जो था और उसकी जो लौंडियाँ थी, उनको फ़तह मक्का के मौके पर उनको वो लोग हैं जिनको अबू सुफियान को जो है पनाह मिल गई थी। इसके अलावा अबू जहल का बेटा अकरमा बिन अबू जहल, जो बाद में इन सब ने इस्लाम कबूल किया था और सहाबी बने थे, इनको अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दिया था। लेकिन वो हलाल बिन ख़त्ल, इसका कहते हैं कि ये काबे का जो पर्दा था उसको पकड़ के जो है उस पे लटका हुआ था, और उसने कहा था कि मुझे पनाह दीजिए मौत से बचने के लिए। लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करवाया, क्योंकि ये भी शायर था और उसकी जो लौंडियाँ थी वो भी शायर थी। अल हुवैरथ इब्ने नकीद भी जो था वो भी शायर था। तो इससे हमें साबित होता है कि नैरेटिव बिल्डर जो होते हैं वो कितना ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं इस्लाम को, उसका नुकसान कितना है, और नैरेटिव बिल्डिंग एज अ मुस्लिम हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और मीडियम भी वही होना चाहिए जो दौर हाजिर का मीडियम है, मीडिया। अब हम देखते हैं एक टेक्निकल टर्म, जो आज की एक वाहिद टेक्निकल टर्म है जो हम एहसान, इस्तेमाल करेंगे। जी जी। वेट करते हैं, मैं दोबारा लिंक जनरेट करके भेजता हूँ। मेरे पैकेज ख़त्म हुआ हुआ जूम का, अभी इसको मैं रिन्यू करूँ, बट उसमें टाइम लग जाएगा। मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ ताकि हम सब दोबारा ज्वाइन करके आप यहाँ से कंटिन्यू करना, ठीक है, इसी स्लाइड से ही।
हमारे सामने जो अभी तक की मालूमात है उसके हवाले से आप लोगों में से तमाम लोग जो हैं, उम्मीद करता हूँ वो इसको देख रहे होंगे। और मैं फास्ट नहीं होगा बल्कि स्लो ही होगा आई थिंक। आगे हम देखते हैं कि यहाँ तक हमने भी पढ़ा था, देखा था कि किस तरीके से जो है सहाबा और जो कुरान जो है और जो अम्बिया कराम के मौजज़ात हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मामलात हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो कितनी, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। अब आगे हम देखते हैं टेक्निकल टर्म जो हम पढ़ेंगे देखेंगे आज के सेशन में, वो सिर्फ यही है, ओवरटर्न विंडो। ओवरटर्न विंडो जो है वो ऐसे है कि आप किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी लफ्ज़ की डेफिनेशन को और इसकी इम्पोर्टेंस को, बल्कि उसकी डेफिनेशन को अगर आप ओवरटर्न विंडो के अंदर ले आते हैं, तो वो जो टर्म है या वो जो डेफिनेशन है वो एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ चली जाती है। अब इसकी बहुत ज़्यादा मिसालें हमारे सामने हैं। उनमें से मैं एक मिसाल आप सब शेयर करता हूँ जिसको हम सुनेंगे तो हमें, पहली दफ़ा जब मैंने भी सुना था तो मुझे भी लगा था कि ये कैसे पॉसिबल है। काफ़ी फनी एग्जांपल है, लेकिन हम जो गे है, लफ्ज़ गे, उसका मतलब 1970 या 1980 में वो नहीं था जो आज है। गे का मतलब होता था अ पर्सन इज अ गे, अ मैन इज अ गे, ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम। गे का मतलब था हैंडसम आदमी। अभी भी हम देखें तो जो हिस्टोरिकल आपको पुराने गाने या जो 40s के इंग्लिश की बातें, फिल्म्स वगैरह देखें, उसमें गे का मतलब वो नहीं है जो आजकल गे का मतलब है। अब गे का मतलब जो है वो एक पूरी ओवरटर्न विंडो को शिफ्ट किया गया है इस डेफिनेशन की तरफ। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो एवोल्यूशन का लफ्ज़ है, एवोल्यूशन का लफ्ज़ जो है उसका साइंटिफिक मीनिंग वो नहीं है, और उसका इवन जो उसका लफ्जी मीनिंग है उसका वो, उसका मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं कि डार्विनियन एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन का मतलब है इर्तिका होना, और उसके अंदर किसी मुख्तलिफ तरीके के इर्तिका हैं। साइंटिफिकली साइंटिफिक थ्योरीज भी जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, हमें सिर्फ डार्विन की थ्योरी ही नज़र आती है। क्यों? क्योंकि ओवरटन विंडो के अंदर उसकी जो डेफिनेशन है वो गलत की गई है। तो अगर हमने किसी भी डेफिनेशन को बदलना है तो हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उसको नैरेटिव के ज़रिए से ओवरटन विंडो के अंदर पुश करें। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो नीचे इमेज है उसके अंदर हम देखते हैं कि ओवरटन विंडो के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे पॉपुलर होती हैं वो चीज़, एक एक पॉलिसीज जो होती हैं वो ओवरटन विंडो में होती है। जैसे सुर्ख रेड लाइट पे रुकना है, सब्ज लाइट पे चलना है, ये एक ओवरटन विंडो है। इसको अगर हम इतनी आसानी से नहीं बदल सकते कि अचानक से पूरा सिस्टम बदल दें। उसके बाद पॉपुलर टर्म्स जो होती हैं, जैसे मैंने दो टर्म्स का जिक्र किया, दो अल्फाज जो हैं उनके मतलब क्या हैं। सो जो ये नैरेटिव बिल्डिंग है इसके अंदर एक बहुत अहम जो नुक्ता है वो ये है कि ओवरटन विंडो के अंदर किसी चीज़ को लेके आना। जैसे आज से 20-25 साल पहले हम चले जाएं तो हमारी ओवरटन विंडो के अंदर हमारी जनरेशन्स की खिलाफत का मतलब जो था वो था ही नहीं, या तो कुछ और था मतलब। फिर जो डॉक्टर इसरार अहमद या दूसरे जो लोग थे, मौलाना मौदूदी वगैरह और सैयद कुतुब वगैरह, उन्होंने खिलाफत का लफ्ज़ को ओवरटन विंडो के अंदर लेके आए कि लोगों को समझ आए कि खिलाफत का लफ्ज़ का असल में क्या मतलब है एक तो, और एक ये कि उसको नॉर्मलाइज किया उस टर्म को। इसी तरीके से ताकूत के लफ्ज़ के बारे में भी ये हम कह सकते हैं कि उसको ओवरटन विंडो में लेके आए गए, और उसका एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं हैमरिंग। किसी भी लफ्ज़ को रिपीट करना, किसी भी लफ्ज़ को बारहा लोगों के सामने उसको डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन को, सही डेफिनेशन को बारहा लोगों के सामने बताना, उसको, उस लफ्ज़ को या उस चीज़ को ओवरटन विंडो में ले आती है। उसकी मिसाल हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो था वो मक्का के अंदर लोगों को बारहा तौहीद और आखिरत के ऊपर ईमान लाने की बात की उनके साथ, और उनको डिफाइन किया कि ये इन चीज़ों का मतलब क्या है। इसी तरह कुरान पाक के अंदर भी मक्की सूरतों में हम देखते हैं कि ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का, ईमानियात का जिक्र है। क्योंकि जो मक्का के लोग थे उनके लिए तौहीद या अल्लाह ताला, एक अल्लाह पे ईमान लाना ऐसे ही था जैसे कोई एक अजीब और अजनबी बात है। उन लोगों की ओवरटन विंडो में ये चीज़ दाखिल ही नहीं थी। इसी तरह से हम देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी एक शख्सियत थे, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले वो भी तौहीद पे ही अमल पैरा थे, लेकिन वो मक्के के जो मेन जो एरिया था उससे आउटसाइड रहते थे, लोगों से कम मिलते जुलते थे, क्योंकि उनके बारे में लोगों के जहन में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी कि ऐसे ये उनको लोग एक्सेप्ट तो उस तरह करते थे कि वो ऐसा उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन ये था कि उनको सोशली एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता था। इसलिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस टाइम पे अकेले मुसलमान थे, जब इनिशियली उनके ऊपर इस्लाम आया था,
जब पहली उनके ऊपर वही आई थी, तो वो अकेले थे जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने, जो उस टाइम के मुसलमान थे, तो उनका ये काम था कि पहले अपनी फैमिली के अंदर, इस ओवरटन विंडो के अंदर लेके आए वो चीज़ तौहीद को, फिर अपने दोस्तों में लेके आए, और फिर इस तरह इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता मक्के में वो चीज़ आती गई। उसमें हम मिसाल के तौर पे देखते हैं कि जो हमारे पास आया कुरान, अल्लाह ताला की जो सूरत, अल्लाह ताला ने जो आयत नाजिल फरमाई सूरह काफिरून में, फिर एक वक्त आता है कि वहां पे लोग पहुंचते हैं कि कुल या अय्युहल काफिरून, कि डायरेक्ट जो है मुकालमा किया जाए कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। वो फिर एक वक्त आता है। और उससे पहले हम देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि उन्होंने हरम में जाके कुरान की तिलावत फरमाई ओपनली तमाम लोगों के सामने। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि लोगों को नज़र आया कि ये एक चीज़ है जिसको जो है अल्लाह ताला, जिसके बारे में उन लोगों को ये नज़र आई चीज़, कि ये जो एक कुरान है वो इतनी इस तरह की चीज़ है कि वो एक आदमी को के दिल से डर निकाल देती है। और अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में ये चीज़ जान लीजिए कि उनका कबीला कोई इतना स्ट्रॉन्ग कबीला नहीं था। उनको इवन इब्ने अब्द कहा जाता था, क्योंकि उनकी वालिदा जो थी वो गुलाम थी, और उन्होंने फिर आज़ाद शख्सियत से शादी की थी, और उनका कबीला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए बाद में उनको जब उन्होंने तिलावत फरमाई तो उनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद भी किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जब इस्लाम लाने के बाद, जब कबूल इस्लाम के बाद ओपनली जो नमाज थी उसका एहतमाम किया गया, ताकि लोगों के सामने और एक्सेप्टेंस आए उस चीज़ की, इस्लाम की एक्सेप्टेंस आए। तो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी डेफिनेशंस बताने के लिए बारहा उस चीज़ को रिपीट करके लोगों के सामने बयान करना होता है, ताकि लोग उस चीज़ को समझें, उस चीज़ में गौर करें कि आखिर ये है क्या चीज़। इसी तरीके से हम अपने अंदर भी देखते हैं, अगर हम अपना तज़किया भी करना चाह रहे हैं तो अल्लाह ताला ने हमें नमाज इसीलिए फ़र्ज फरमाई है कि हर दिन में 5 दफ़ा बार बार अल्लाह ताला का जिक्र करो, अल्लाह ताला को याद करो, ताकि तुम्हारे जो अंदर की ओवरटन विंडो है ना, जो भूल जाती है हमारी अक्सर, के अल्लाह ताला के ऊपर हम ईमान तो रखते हैं लेकिन हमारा ईमान का लेवल डाउन हो जाता है, तो उस चीज़ को बारहा बारहा हमारी ओवरटन विंडो में अल्लाह ताला के जिक्र को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटरनली भी आपका जो जिहाद है नफ्स के साथ, उसमें भी, और एक्सटर्नल जो आपका ज़ुबान से जो जिहाद है उसके लिए भी, और तीसरे नंबर पे आपको खून भी बहा के ये ओवरटन विंडो को एक्सपेंड करना होता है, और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं केस स्टडी, जिसका मैंने जिक्र किया था कि केस स्टडी कितनी ज़्यादा अहम है आज के सेशन में, और एक डेफिनेशन है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो जिहाद, तो जिहाद जो है उसका लफ्ज़ जो है, उसका जो रूट वर्ड है वो जहद है। तो जहद का मतलब है कि स्ट्रगल करना, और जिहाद जो है उसका उसमें से ही निकला है। जिहाद का मतलब है स्ट्रगल करना, और जहद का मतलब है कोशिश, स्ट्राइव करना। सो इसको आप इस तरीके से देखिए कि जैसे कत्ल है, और उस लफ्ज़ से ही किताल निकला है। कत्ल से मुराद है कि कोई शख्स कत्ल हो एक इनफरादी तौर पे, या किसी को कत्ल किया जाए, एक शख्स ने किसी शख्स को कत्ल कर दिया, जो कत्ल होने वाला शख्स है वो मकतूल हुआ, मतलब उसको कत्ल किया गया। लेकिन जो किताल है वो उसका मतलब है कि जंग होना, दो फोर्सेस के बीच में एक दूसरे को कत्ल करना, या उसकी दो फोर्सेस के बीच में जंग होना या लड़ाई होना, उसकी उसके नतीजे में किताल होना। तो इसी तरह जिहाद जो है उसका मतलब ही ये है कि उसके मुखालिफ पे कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई चीज़ होनी ज़रूरी है, तब वो जिहाद बनेगी। उसके अलावा हम देखते हैं कि जिहाद क्या कुछ है जो जिहाद नहीं है, जो हमें डेफिनेशंस बताई गई हैं, और क्या कुछ है जो जिहाद में शामिल होता है, और जिन जो हमें नहीं बताया गया कि वो भी जिहाद है। सबसे पहले आप सबके सामने जो हदीस हैं उनके रेफरेंसेस मैंने मेंशन किए हुए, सो आप इन सबको पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सो जिहाद जो है उसको सबसे पहले हमें सेपरेट एक इबादत के तौर पे देखना पड़ेगा। जिहाद जो है हमारे इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं उससे एक सेपरेट इबादत है, और इस चीज़ को हमें काफ़ी मुश्किल है हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, कि जिहाद जो है हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो जिहाद नहीं है, वो नमाज है। नमाज की अपनी एक अहमियत है, रोज़ा जो है वो एक अलग से एक इबादत है और उसकी अपनी एक अहमियत है। इसी तरह जिहाद एक अलग इबादत है जो हमारे जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम में उनमें नहीं आती। उसी के हवाले से एक हदीस है जामे तिर्मिज़ी की, जो इब्न तैमिया और अल करदावी वगैरह ने भी, जो और दूसरे स्कॉलर्स ने भी इस चीज़ को कोट किया है, और उसमें ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया, और ये काफ़ी लंबी हदीस है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें तमाम ही अरकान जो पिलर्स हैं इस्लाम के वो आ जाते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरी हदीस को रेफरेंस मेंशन्ड है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने आखिर में फिर हदीस के फिर फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं जो हेड
शैल आई नॉट टेल यू अबाउट द हेड ऑफ द मैटर एंड इट्स पीक। तो साहबी ने फरमाया कि ऑफ कोर्स ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अब यानी कि आप बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया द हेड ऑफ मैटर इज़ इस्लाम। सब जो तमाम मामलात का जो सरबराह है वो इस्लाम है। इट्स पिलर इज़ प्रेयर, उसका जो सतून है वो नमाज है। एंड इट्स पीक एंड जिहाद इज़ इट्स पीक, और इसका जो छत है या उसका जो कोहान है वो जिहाद है। शैल आई नॉट टेल यू हाउ टू अचीव इट, और फिर आगे ये हदीस चलती है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पिलर है वो हमारे लिए नमाज है, वो जिहाद जो है वो उसकी छत है। लेकिन आप ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी भी बिल्डिंग का पिलर ना हो, उसको सहारा ना मिला हो पिलर के ज़रिए से, तो उसकी छत नहीं हो सकती। तो नमाज की यहाँ पे और ज़्यादा अहमियत का अंदाज़ा होता है। लेकिन ये भी पता लगता है कि जिहाद एक सेपरेट इबादत है जो अल्लाह ताला ने हमें हमारे ऊपर फ़र्ज फरमाई, अता फ़र्ज की है। और बाकी जो इबादत है वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसके बाद एक और मिसकंसेप्शन है हमारे दरमियान के जिहाद को हम समझते हैं सिर्फ तज़किया नफ्स है, गलत डेफिनेशन है। और हमें एक और लोग एक्सट्रीम पे ये भी देखते हैं कि लोग समझते हैं जिहाद सिर्फ किताल का नाम है। किताल एक भी जिहाद का हिस्सा है, तज़किया नफ्स भी जिहाद का हिस्सा है, लेकिन ये जिहाद की टोटल डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद हमें लगता है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो चैरिटी है, लोगों को मदद करना, वही सिर्फ जिहाद है, या फिर वही है सिर्फ जिहाद के अंदर माल माल खर्च करना नहीं। मुजाहिद को जो है सामान फराहम करने के लिए पैसे देना, जो जिहाद करने जा रहा है, वो भी कर्ज, वो अल्लाह पे कर्ज हंसना है। इसके अंदर हम जो सूरह बकरा के अंदर आयत है, उसमें अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा है कि मुझे कर्ज हंसना दो, अल्लाह को कर्ज हंसना। तो उसकी पूरा आप रुकू पढ़ें तो वो तमाम जिहाद में किताल का जिक्र है। उसी तरह अहदीस में भी हमें काफ़ी जगह पे ये रेफरेंसेस मिलते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो जिहाद है वो हिजरत नहीं है, हिजरा एक अलग इबादत है। ये आप कुरान के अंदर 8वीं सूरत के अंदर जाके देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। और आखिर में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके ऊपर काफ़ी भी हो बहस भी हो सकती है, वो ये है कि आखिर कौन सी जिहाद है जो सबसे अफजल है। सो इसके अंदर तमाम जो रिवायात हैं, मैंने अपनी कोशिश की कि मैं रिवायात को देखूं। उसके अंदर इस्लाम 360 मेरे पास था, और इस्लाम 360 के अंदर जो है वो ऑथेंटिक हदीस का ये है उसकी सनद के, उसके अंदर आप जाएँ तो सर्टिफिकेट्स तमाम ही मकतबा फ़िक्र के मिल जाते हैं हमें, कि उन्होंने उसके अंदर जो अहादीस हैं उनके बारे में कहा है कि ये ऑथेंटिक है हदीस, मतलब जो अहादीस का मजमूआ है वो ऑथेंटिक है। उसमें हसन और जो ज़ईफ़ अहादीस भी मौजूद हैं, सही अहादीस भी हैं। सो सही अहादीस जो मैंने नोटिस की जहाद, अफजल जहाद कीवर्ड के साथ, उसके अंदर मुझे मुख्तलिफ अहादीस मिली। और उनमें से एक हदीस जो है मसनद अहमद की, जो जिस तवातुर के साथ मुझे मिली, उसके अंदर ये है कि उसकी हदीस को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा डीपली अंदाज़ा होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी की है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अफजल जहाद है वो है जिसके अंदर जो घोड़ा है उसकी पूंछें जो है काट दी जाएँ, यानी कि घोड़े की टांगें कट जाएँ, और जो उसका सवार है उसका खून बह जाए। ये अफजल जहाद है। और इसी के साथ मुझे और भी हदीस मिली जिसमें जान और माल की जहाद को अफजल कहा गया, मुस्नद अबू दाऊद में। और इसी तरीके से मुझे और भी हदीस मिली जिसके अंदर नफ्स और माल की जहाद को अफजल कहा गया, जहल में एकदम नबी इस्लाम को सामने आ गया। सुनन नसई में। और इसके साथ जो है मुझे और भी हदीस मिली जिसके अंदर नफ्स के जहाद को अफजल कहा गया, सिलसिला अल सिलसिला के अंदर 956 हदीस नंबर है वो। और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ जहाद करने को भी अफजल कहा गया हदीस में। 6 हदीस मुझे उस तरह की मिली, 13 हदीस मुझे मिली जिसके अंदर 17 हदीस के अंदर जो है वो जान से, यानी कि अपने खून को बहाने के जो जहाद है उसको अफजल कहा गया। तो ये मैं इसलिए तमाम हदीस का मजमूआ आप लोगों के सामने पेश किया है कि कोई हमें, क्योंकि माजरत के साथ हमारा जो वेस्ट जो है, और या फिर जो हमारा थोड़ा लिबरल तबका है, उसकी आप अगर गूगल पे भी इवन सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको अफजल जहाद के अंदर सिर्फ जहाद बिल नफ्स ही मिलेगा। तो इसके अंदर देखना होगा हमें कि और भी जहाद जो हैं उनके बारे में भी हदीस में आया है कि वो भी अफजल जहाद हो सकती हैं। तो हम लोग किसी एक जहाद, एक किस्म के जहाद को ये नहीं कह सकते कि वो ही अफजल जहाद है, क्योंकि उससे ये होता है कि फिर इंसान के जो दिमाग है वो उसी के ऊपर अटक जाता है। और पिछले 200 साल में, 150 साल में हमारी डेफिनेशन इतनी ख़राब है कि हमें सिर्फ एक ही जहाद नज़र आता है जो हम कहते हैं अफजल है। सो हम इधर से आगे बढ़ते हैं, जहाद के हवाले से ही और थोड़ी सी बात करेंगे। सो जहाद की टाइप्स को हम देखेंगे, जहाद की जो मेथड्स हैं उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले
जो जिहाद या जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीन की बात जो भी शख्स करता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये चीज़ पहले समझ ले कि मकासद शरिया क्या है। अब इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमारे सामने मकासद शरिया आते हैं पांच। अगर हम इनको देखें ना और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो हमें फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि जिहाद क्यों ज़रूरी भी है और जिहाद करने का तरीका क्या है। जैसे और इस्लाम के अंदर जो है वो जहाद नहीं है जो जहाद जो नेतन्याहू कर रहा है। और वो लोग भी अपने तौर पे अपने दीन के लिए जिहाद ही कर रहे हैं। हमें कुरान में भी जो है मक्की सूरतों में हमें मिलता है कि जो कुरैश जो कुफार थे उनके बारे में आता है कि वो जहद कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। सो जो उनकी जिहाद है या वो जिस तरीके से वो जंग करते हैं जिसके अंदर वो जालिमाना इक़दामात करते हैं, मासूम इंसानों को बेदर कत्ल करते हैं, इस्लाम में ये जिहाद नहीं है। इस्लाम एक जो है रहमत का मज़हब है। इसके अंदर इस्लाम के अंदर हमें ये भी सिखाया गया है कि किस तरीके से जिहाद करनी है और जिहाद में किस तरीके मामलात को कम से कम खून रेजी करनी है। लेकिन उसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करना ज़रूरी है कि मकासद शरिया क्या है, क्योंकि शरिया के मकासद को ही हासिल करने के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह होती है। उसके अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ रिलीजन है, सबसे पहले मज़हब की हिफाजत के लिए होती है। शरीयत जो है वो किस लिए कायम होती है, मज़हब के लिए, मज़हब की हिफाजत के लिए। उसके अंदर जो है प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ एंड सोल, यानी कि जान की जो है हिफाजत के लिए। और प्रिजर्वेशन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, जो इल्म है उसकी हिफाजत के लिए। दूसरा है लिनियज और ऑफ स्प्रिंग, यानी कि नस्ल की हिफाजत के लिए। और उसके बाद आता है वेल्थ या माल की हिफाजत के लिए। सो अगर हम इन चीज़ों को देखें ना तो हमें समझ आती है कि इस्लाम में क्यों जो है बेदरे कत्ल से मना किया गया है। क्योंकि नस्ल की हिफाजत करनी है, इंसानी नस्ल को बचाना है, मुसलमानों की नस्ल को बचाना है, बेदरे कत्ल नहीं करना। उसमें आता है कि लूट मार से क्यों मना किया गया, क्योंकि वेल्थ वेल्थ माल जो है, लोगों का माल जो है उसकी हिफाजत भी करनी है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि रिलीजन, मज़ाहिब, और अपने मज़हब सबसे पहले तो इस्लाम है, उसके बाद फिर बाकी मज़ाहिब को भी करनी है हिफाजत। तो ये पांच चीज़ें हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया की भी कोई बात करता है ना तो उसको ये पांच चीज़ें बतानी चाहिए, बजाय इसके कि ये बताए कि हाथ काटने, सो चोर की सजा है कि उसका हाथ काट दो, या फिर कातिल की सजा है उसकी गर्दन उड़ा दो। तो वो चीज़ें तो एक कानून का हिस्सा है। लेकिन जो मकासद शरिया हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिहाद करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करें, शरीयत के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन पांच चीज़ों को जहन में रखें। ये हमारे उलमा कराम ने इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। कुरान पाक के अंदर भी इसके हमें चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे मैंने जो आयात हैं उनके रेफरेंसेस भी मेंशन किए हैं, ताकि कोई सर्च करना चाहे तो वो देख भी सकता है। टाइप्स ऑफ जहाद में हमारे पास आ जाती हैं। टाइप्स का मतलब ये है कि जिन चीज़ों के खिलाफ जिहाद करनी चाहिए, उसके अंदर हमारे पास जिहाद, नफ्स, नफ्स के खिलाफ जिहाद करो। शैतान, शैतान के खिलाफ जिहाद करनी है। जो मुनाफिकीन और जालिम के खिलाफ जिहाद करनी है, जिसमें जालिम हुक्मरान वाली बात भी आ जाती है। और जिहाद अल अगेंस्ट कुफार, जो कुफार हैं उनके खिलाफ जिहाद की। ये वो चीज टाइप्स हैं जो हमें बताती हैं किसके खिलाफ जिहाद करनी है। फिर हमें बताती हैं टाइप्स, मेथड्स क्या हैं। नफ्स, अपने दिल से जो है जिहाद करना, दिल में अपनी डेफिनेशंस को जो है अच्छे तरीके से जानना, और ख़ुद पहले उन डेफिनेशन के ऊपर ईमान लाना, उनको एक्सेप्ट करना लॉजिकली, या जिस तरीके से भी आप, हर इंसान की मुख्तलिफ टाइप होती है। अगर वो लॉजिकल चीज़ों को देखता है तो उसको लॉजिकली इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना दिल से पहले। उसके बाद हम देखते हैं ज़ुबान से जिहाद बिल लिसान, जिसकी आज सारी मीटिंग हुई। मीडियम देखते हैं, मीडिया देखते हैं कि मीडिया किस तरीके से ज़ुबान से जिहाद करता है। फिर जिहाद बिल यद और जिहाद बिल सैफ, ये हम मानी भी हो सकते हैं कि हाथ से जिहाद करना, या तलवार से, या किसी हथियार से जिहाद करना। उसके बाद आखिर में मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, और ये जिहाद के ऊपर एक आयत है जो हमें बताती है कि जिहाद जो नहीं करता उसके उसका जो है वो उसकी बचत नहीं है। है लोगों जो ईमान लाए हो, मैं तुमको वो तिजारत जो तुम्हें अजामे अजाब अलीम से बचा दे। यहाँ पे आपने नोटिस किया, यानी ये लिखा हुआ कि तुम्हारे जन्नतों में जो तुम्हारे रुतबे है वो बढ़ा दें। यहाँ लिखा हुआ है अजाब अलीम से बचा दे, यानी दोजख से बचाने के लिए ये चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाई है। ईमान लाओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, यानी कि ईमान सबसे पहले, और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इसको जानो। यहाँ पे कितने क्लियर अल्फाज में हमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जिहाद अल्लाह की राह में अपनी मालों और जानों से करना तुम्हारे लिए तुम्हारे जहन्नुम की आग से बचाएगा, जा अजाब अलीम से बचाएगा। इसी हवाले से सही मुस्लिम की हदीस है कि
जो शख्स जिसके दिल में, जिसने कभी भी अल्लाह की राह में जिहाद नहीं किया या अल्लाह की राह में नहीं लड़ा वो, और उसने कभी ये अपने दिल में या अपने एक्सप्रेस भी नहीं किया अपने आप को कि मैं जिहाद करना चाहता हूँ, या उसके दिल में भी कभी ये ख्याल नहीं आया, तो जब वो मरेगा तो वो मुनाफिक की मौत मरेगा। तो मुनाफिक की मौत मरना है अगर किसी के दिल में या दिमाग में, या फिर उसने फिजिकली जिहाद नहीं किया अल्लाह की राह में, तो इतना ज़्यादा फर्जियत और अहमियत है जिहाद की। और जिहाद की टाइप्स आपके सामने मेंशन्ड है। लास्ट जो हमारे सेशन की स्लाइड है, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये बेसिकली आप लोग अगर खुद रिसर्च करना चाहें, ये उस एक तरह से रिसर्च की चीज़ है। आप लोग अगर चाहें तो आप नेट पे सर्च करें ओवरहॉलिंग ऑफ स्ट्रेट अमेरिका। ओवरहॉलिंग ऑफ स्ट्रेट अमेरिका को अगर आप देखेंगे, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा आपको सामने जिसमें 7 पॉइंट्स होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स जो है गे मूवमेंट या होमोसेक्सुअल मूवमेंट्स ने 1987 में अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब अपने गे जो लोग थे उस कम्युनिटी को देने के लिए बनाया था। अगर आप इस डॉक्यूमेंट में देखें ना, तो आपको ओवरटन विंडो की काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी, और आपको मेथड नज़र आएगा कि किस तरीके से उन्होंने ये काम किया है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि गेज जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। वो खुद बेचारे खुद जहनी मरीज हैं, और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हमें ब्रीफली और ऑब्वियसली हमें चीज़ों को नज़र दिखा देता है कि किस तरीके से उन्होंने ओवरटन विंडो को चेंज किया था। तो इस चीज़ को आप ज़रूर मैं देखिएगा। उसकी एक मिसाल अभी स्ट्रेंजर्स थिंग में जो है हम देखते हैं, उसके जो जो मेन विलन जो है उससे जो लड़ाई थी, उससे बड़ा जो सीन था वो वाला सीन था जिसके अंदर करेक्टर ने जो है रिवील किया कि वो गे है। सो इस तरीके से नेटफ्लिक्स और इस तरह की चीज़ों जगहों पे हमें, और ये ऐसे शोज़ हैं जो जिनको ना देखना, जिसको एक दफ़ा इस चीज़ की आदत लग जाए उसके लिए बड़ा मुश्किल है इसको छोड़ना। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं उसके अंदर हमें नज़र आता है, अभी रिसेंटली एक ड्रामा लगा था, जो जो गर्ल्स हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी, कि जो जिसके अंदर जो है हमें दिखाया गया कि एक महरूब नामी जो शख्स है जो खुद को खातून कहता है, तो उसने उसको जो है उन्होंने प्रेजेंट किया उस ड्रामे के अंदर, क्यों? ताकि ओवरटन विंडो स्टार्टिंग में ऐसे छोटे छोटे सीन से ही बनाई जाती है। तो उसका छोटा सा सीन था, एक डायलॉग उसने बोला, लेकिन उसको उसमें डाला गया उस सीन के अंदर। फिर हम देखते हैं कि परिजात एक सोशल ड्रामा था, उसके अंदर भी किस तरीके से उन्होंने एक खातून को दिखाया जिसके अंदर मर्दाना जो है वो ख्वाहिशात होती हैं उसकी। तो ये चीज़ें जो हैं हमें हर जगह पे ही नज़र आएंगी। इसके अंदर आप लोग खुद अगर जाके देखें तो और ज़्यादा बेहतर होगा, और रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ग्रुप के वो जो है शेयर किया गया था जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस के अंदर रिसर्च ही थी ज़्यादा, उसके अंदर कोई सवाल नहीं थे, वो कुछ सिर्फ रिसर्च थी कि इन लोगों के बारे में हम जानें और रिसर्च करें, क्योंकि मुसलमान रिसर्च नहीं करता। तो जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम दूसरे लोगों को कैसे उनके दिलों पे ऊपर असरअंदाज होंगे जब हम खुद उस चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे। आखिर में एक दुआ है जो हम सबको करनी भी चाहिए, या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। ए दिलों को बदलने वाले, या दिलों के जिसको, ए अल्लाह जिसको तेरा ही दिलों पे इख्तियार है, हमारे दिलों को दीन पर कायम रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो आप कोई भी सवालात हों तो ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्ला खैर फैज़ान, माशाल्लाह। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है और आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं। और जिस तरह से लिंक किया तो वो और चीज़ इंटरेस्टिंग हो गई है। टाइम की किल्लत की वजह से ना जल्दी से हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जी हारून, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन बेशक फैज़ान, आप ऑफ कर दो स्क्रीन शेयरिंग। हारून, आप जी। म्यूट कर अनम्यूट कर लें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली जो प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने का जो मतलब प्रेजेंट टाइम में सबसे जो स्ट्रॉन्ग टूल है ना, वो हमें मीडिया नज़र आता है। और मीडिया पे ख़ास तौर पर हमारी जो शोबिस इंडस्ट्री है, मूवीज और लाइक म्यूजिक, हमने कहा ना कि दिल और दिमाग पे सबका अभी यही छाया हुआ है। तो जो स्टेटस को है वो मतलब इसी को ही यूज करता है। लाइक आप म्यूजिक को देखें तो उसमें जिस तरह से जो कैपिटलिस्ट वो पर्सपेक्टिव वो प्रमोट होता है। लाइक किसी भी गाने को उठाया जिसमें एक सुपर मॉडल होती है, चार पांच गाड़ियां पीछे घूमती है, ज्वेलरी और ये चीजें होती है। अगर पाकिस्तान का एग्जांपल हम ले लें तो देखो, ISPR आर्मी वाले ड्रामे बनाता है,
और देशभक्ति वाले, लाइक वो मिलिना में वो चीजें मतलब रिलीज करते रहते हैं, ताकि लोगों में वो का वो मतलब वो पर्सपेक्टिव बने, वो देशभक्ति की वो फीलिंग्स उनमें, तो मतलब वो ये वर्क कर रहा है ये चीज ना। तो मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस तरह को, लाइक इस इंडस्ट्री को यूज करके हम मतलब अपना इस्लामिक नैरेटिव को किस तरह से वो प्रमोट कर सकते हैं, अपना वो अपना अपना प्रोपेगेंडा किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सवाल जो है काफ़ी एक तो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एक्सपर्ट जो है उसकी जवाब हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं बाकी अपनी तरफ से जो आपको जवाब है वो दे देता हूँ। वो यही है कि जो सोशल मीडिया है ना वो एक बहुत बड़ा टूल है। हमने गज़ा के मामले में देखा है कि गज़ा के मामले के अंदर इवन दो हमारे सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने काफ़ी हद तक जो हमारी जो नैरेटिव है उसको दबाने की भी कोशिश की, अपना अपना प्रोपेगेंडा भी इस्तेमाल किया। तो लेकिन स्टिल जो है वो मुसलमान जो है उनका प्रोपेगेंडा चला। और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब सोशल मीडिया में ही आता है, उसके अंदर किस तरीके से हम देखते हैं कि इवन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। इवन दो वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन मुसलमानों के अंदर अब भी जो हैं बहुत सारे लोग हैं जो छोटे लेवल पे या अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। उसके अंदर जो यूथ क्लब है एक, यूथ क्लब जो है शॉर्ट फिल्म्स वगैरह और इस तरह की दूसरी चीज़ों पे काम कर रही है। इसी तरीके से मैं उनका ये जो ये जिनका मदनी चैनल है जिनका, वो लोग जो हैं कार्टून्स लगाते हैं बच्चों के लिए, यूट्यूब पे भी आते हैं, उनके उनके चैनल्स पे भी आते हैं। इसी तरह पैगाम टीवी एक है, वो भी जो है कार्टून्स वगैरह लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम लोग कर तो रहे हैं वो चीज़ें, लेकिन हमारी स्टोरी टेलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि जो जो लोग ये कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ों को कर देते हैं, और ख़ासतौर पे जो अडल्ट हैं उनके लिए वो चीज़ बहुत कम है। सो इसलिए हमारी ज़रूरत ये है कि हम लोग स्टोरी टेलिंग को सीखें, डायरेक्शन को सीखें, एडिटिंग को सीखें, और फिर उन चीज़ों को अपने रंग में डालकर अपनी स्टोरीज़ को जो है वो पहले सोशल मीडिया पे शुरू करें। और मैं आपको एक चीज़ और भी एश्योर करवा दूं कि मुसलमान जो हैं, रियल मुस्लिम्स जो हैं, उनके पास इतना पैसा है, और बहुत पैसा है मुसलमानों के पास। मुसलमान अगर चाहें तो अपना टीवी चैनल भी एक खड़ा कर सकते हैं अच्छे लेवल का। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो ओवरटन विंडो है ना उसके अंदर हमें ये लगता है कि अगर अब टीवी पे आना है ना, तो टीवी पे औरत ने बगैर स्कार्फ के अगर औरत आएगी ना तो शायद वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ईरान में आप चले जाएं, सऊदी अरब में चले जाएं, उनके जो टीवी चैनल्स हैं उसके अंदर, इवन तो उधर वहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे ही वो कोई शरीयत है, लेकिन वहाँ पे उनके टीवी चैनल्स के ऊपर सर पे दुपट्टा लेके या स्कार्फ लेके भी एक्टिंग हो रही है। उसमें इख्तलाफ हो सकता है कि एक्टिंग खातून का टीवी पे आना कैसा है, लेकिन मैं वैसी एक बात कह रहा हूँ कि ये हमारा ही टीवी ऐसा क्यों है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो खातून है अगर उसने सर पर दुपट्टा लिया होगा तो उसको स्टीरियोटाइप किया जाएगा कि वो सिर्फ खाली इस्लामिक खातून ही होगी। इसी तरीके से म्यूजिक जो है उसके बगैर ड्रामा नहीं बन सकता, म्यूजिक के बगैर फिल्म नहीं बन सकती। बन सकती है हमारी ओवरटन विंडो के अंदर, हमें नजर आता, हमें ऐसा लगता है कि शायद इसके बगैर फिल्म या टीवी या ड्रामा या इवन शो बन ही नहीं सकता म्यूजिक के बगैर, या जो खातून के बगैर। अब इसी तरीके से मैं आपको एक फिल्म का हवाला देता हूँ, इंटरस्टेलर के नाम से। तो उस फिल्म के अंदर हम देखें तो एक तो पहली बात यह है कि उसके अंदर कोई ऐसा सीन है भी नहीं, और अगर होगा भी तो किसी के जहन में वो सीन नहीं है। सबको ये पता है कि उसके अंदर ब्लैक होल दिखाया गया है, वो सबको ये पता है कि उसके अंदर जो है इंटरस्टेलर जो ट्रैवल है वो दिखाया गया है। उसकी आप स्टोरी आप देखें तो वो मुख्तलिफ है। उसके हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो है वो अभी जो नॉर्मल जो अफराद हैं वो उस डायरेक्टर को ऐसे लेते हैं जैसे कोई वो आइंस्टाइन हो, इवन तो वो सिर्फ डायरेक्टर है। तो इसी तरीके से हमें ऐसी स्टोरीज को मुतारिफ करवाना है के अंदर जो रियल टाइम एक तो हो, और दूसरी ये है कि उनको उसको देख के लोगों को ये ना लगे कि ये सिर्फ जो है हमें सबक सुनाया जा रहा है या फिर ये कोई हमें हकायात बताई जा रही है। तो स्टोरी बिल्डिंग जो है वो लाइक लाइक थोड़ी वक्त पहले जब अर्तगल पाकिस्तान में कितना उसने फेम पाया था ना, लाइक हम इसी तरह अगर हमारे अपने जो स्टोरीज है, इस्लामिक हिस्ट्री है, इसके ऊपर हाई बजट सीरीज बने लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स और उनकी तरह, तो आई थिंक तो वो ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा लाइक अपनी तरफ खींचेगी। जी बिल्कुल। और अर्तुगरुल की जितनी मर्जी लोग मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन जो तुर्किश टीवी है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ में इनएक्ट है। और जो लोग उसको कहते हैं ना कि फिक्शन थी सारी, अर्तुगरुल फिक्शन थी, तो वो लोग फिर जब वो गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं तो वो कौन सी हकीकत होती है।
तो नैरेटिव बिल्ड फिक्शन हम्म, से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने रियल हम्म, हाँ हिस्ट्री ही बिल्कुल। लोगों को बतानी है। तो लो, अब स्ट्रेंजर थिंग जिसने देखी है वो कौन सी जो है हदीस है वो भी तो वही है हम्म, ना, फिक्शन ही है। तो फिक्शन को लेके भी चल सकते हैं, जैसे हकायात होती थी हमारे ज़माने में, पूरा पहले ज़माने में हमें तालीम और तरबियत वगैरह में किताबें वगैरह मिलती थी, उसमें कौन सी कहानियाँ सच्ची कहानियाँ लिखी होती थी, लेकिन वो उस ज़माने का नैरेटिव था वो किताबों के ज़रिए से, लेकिन अब वो नैरेटिव नहीं लाइक चल ऐसे भी सकता। होता है कि हम अपने फेक हीरोज बनाए, लाइक साहबा को ना ले, जैसे मतलब वैसे आपने कहा ना कि स्टो फिक्शन के ऊपर, हमारे इस्लामिक हीरोज के ऊपर वो इस्लाम से ताल्लुक हो और उनके ऊपर स्टोरी बनाया जाए, वो नेरेटिव बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल की जा सकती हैं, आई थिंक सो। हाँ। बाकी ये है, मुफ्तियान वगैरह ज़्यादा इस बारे में जो उलमा हैं वो वो कर सकते हैं, तो बाकी बना सकते हैं। लेकिन ना बेस्ट वैसे नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ना, वो यही है कि जो वेस्टर्न का नैरेटिव बिल्डिंग है उसको वीकन करने के लिए हमें उनके साइड इफेक्ट्स बताने चाहिए पहले, फिर उसकी अवेयरनेस देनी चाहिए और फिर उसका सोल्यूशन देना चाहिए। तो वो हम लोग स्टोरी टेलिंग के अंदर आके ये फिक्शन मूवीज और सीरीज के तहत नहीं बता सकते। ये बिल्कुल सही है। मैं जितना ये ना मोहम्मद फातेह का जो सीजन सीजन आ रहा है वो बहुत हिट जा रहा है आजकल, तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन उससे हम लोग मुसलमानों को बता तो सकते हैं कि मुसलमान पहले ऐसे थे, थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं, लेकिन उससे हम लोग तब्दीली तब्दीली नहीं ला सकते। उसके लिए हमें फिर ये करना पड़ता है कि जो वेस्टर्न के जो नैरेटिव है ना उनको बताना होगा वो क्यों गलत है, उसकी अवेयरनेस देना, फिर उसका सोल्यूशन देना। तो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग ग्लोबल लेवल पे स्ट्रांग होगी। तो उसके लिए बेस्ट तरीका मेरे ख्याल में आजकल तो जो टूल है वो यूट्यूब ही है, जिसके अंदर पॉडकास्ट और ये डिबेट्स हो रही होती हैं। डिबेट्स ये वाली नहीं जो हम लोग जाके एथियस्ट से कराते हैं। वो भी डिबेट अच्छी है, सही है, लेकिन डिबेट्स वो जो वेस्टर्न जो उनके जर्नलिस्ट हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ की जाए। तो उससे फिर हम लोग को खुद को भी समझ आता है कि हाँ हमने भी अपना नैरेटिव कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ओवर द वर्ल्ड। हम लोग खुद कोई बाइसेस या फेलिसीज के अंदर आके तो बात नहीं ना कर रहे, जज्बाती तो नहीं ना हमने होना। तो अगर हम लोग सिर्फ खिलाफत दिखा रहे हो और तो बोलो सुल्तान महमद की तरह कि उसने कुछ नहीं फतह किया था तो हम भी जज्बाती हो जाएंगे, बस ये तलवार निकाली हमें भी ऐसी चीज़ें मिल जाएं वही चीज़ होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही है, मैं क्या थोड़ा सा इस तरह भी टच देते हैं। बहरहाल टाइम जो है ना 5 मिनट आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट एक मीटिंग जरूर शेयर करनी चाहिए जिसके अंदर हम लोग दोबारा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। क्या कहते हैं आप लोग सब? मुझे पहले सब इस पर यस करें तभी, क्योंकि 4 मिनट रह गए मीटिंग के अंदर। चलो ठीक है। जी, बाकी ये मैं बताएं। available हाँ आप भी फैजान, आप पे तो लाजमी होना क्योंकि आपने तो सेशन डिलीवर किया ना, आपके बगैर तो करना ही नहीं। बाकी बाकी बताएं, 51 लोग हैं, सबका जवाब आना ज़रूरी है। जी सर, जरूर करवाएं। कितने लोग का जवाब आ गया? करवाएं। एक दो तीन चार पाँच यस। छः सात आठ। ये नो मैं लिंक भेजूं तो बचले 5-6 लोग ही हों सिर्फ। तो आए डिस्कस लिंक करते किधर हैं। आएगा? साथ को लिंक ग्रुप में ही आएगा आपके। आप कौन से ग्रुप में हैं? मुझे नहीं पता मैं कौन से ग्रुप में हूँ। आप चलें आपके ग्रुप भी है भाई? चलो ठीक है, बहरहाल अभी छोड़ दो आप इस बात को। ठीक है मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ। लेकिन वैसे फैजान यार ये बात भी है ना, अब आपको समझ आएगा, आपने मुझसे एक दफ़ा सवाल किया था क्या आपने एवोल्यूशन का टर्म क्यों यूज़ किया, जबकि एवोल्यूशन का मीन जो मतलब है आजकल वो कुछ और लिया जाता है, मतलब डार्विन वाला। तब आपको समझ आया होगा जी कि जी, मैं ओवरटन बाय वाला। डिज़ाइन मैंने ओवरटन में डाला है ये मुझे पता हाँ था ये, क्योंकि लोगों को भी मैंने कंफ्यूजन थी ना। मैंने खुद ये जब चीज़ पढ़ी ना तो मैंने उस वक्त मैंने कहा नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए जब तक खुद मुसलमान रिसर्च पे नहीं ना लगेंगे तो मेरे बताने से भी कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। मैं पूरी हिस्ट्री खोल के बता दूं, मैं 10 सेशंस कर लूँ उसके ऊपर ऑफिशियल ऑफिशियल, लेकिन फर्क फिर भी नहीं पड़ेगा। लोगों ने कहना हाँ हाँ ये हो गया, बस वो बाइसेस में आ जाएंगे। मैंने इसलिए सिर्फ एक एग्जैक्टली। टच थोड़ा सा टच दिया कुरान से एवोल्यूशन का। अभी मैं ना साइंस पे आया हूँ, ना मैंने अभी कुरान से पूरा कंप्लीट एवोल्यूशन समझाई है, ना मैंने साइंस के जो डार्विन के और जो उसके बाकी तरह के एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो भी ना डिस्क टच किए। इवन तो डार्विन कैसे गलत है वो कुरान पूरा खुद बता रहा होता है, वो भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। प्लस एक चीज़ और थी कि मैं खुद थोड़ी बात इसलिए करूँ क्योंकि 3 मिनट रह गए मिनट में ना मीटिंग में, तो नेक्स्ट मीटिंग तक मैं कह जरा थोड़ी सी बात 3 मिनट पूरे कर लें। तो दूसरा ये था कि इसमें जो डिटेल रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है ना उससे फिर माइंड पता खुलता है कि एवोल्यूशन का वर्ड और उसकी मीनिंग करप्ट कितना किसने किया है, डार्विन ने किया। और हम लोग उसमें आके ज़रा आ, आ, पागल होते हैं, जज्बाती से होते हैं, नहीं बस ये डार्विन ही की बात हो रही है अगर एवोल्यूशन का वर्ड भी आ जाए तो। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम है ज़रूर जो आपने आज एक बड़े अच्छे अंदाज से एड्रेस किया है।
केस को कैसे हमने खुद नॉर्मलाइज करना है और बताना है कि यार सर्च तो करो भाई, उस बंदे ने करप्ट किया तो उस बंदे को पकड़ो ना तुम एवोल्यूशन को गलत कह रहे हो। उस डार्विन को गलत बोला ना, उस बंदे ने गलत बात फैलाई है। अब ये देखें कि उस बंदे का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि 80s कुछ में उसने ये डार्विन ने एक थ्योरी पेश की है। उस थ्योरी को उन्होंने इतना नॉर्मलाइज किया वेस्ट के अंदर कि आज तक किताबों के अंदर वो बात पढ़ाई जा रही है। क्यों? उससे क्या हो रहा है? बेशक वो चीज़ गलत है, बेशक वो शैतानी अमल है, शैतानी चीज़ है, लेकिन उन्होंने इतना किया कि हमारे बच्चे जो है इस चीज़ के पीछे रिसर्च पे लग जाए, साइंटिस्ट बनना शुरू हो जाए। तो हम लोग ने छोड़ दिए, बस हम लोग कहते नहीं डार्विन आया तो बंदरों से इंसान आया, बस गलत कर दो उसको, गलत कह दो। वो रिसर्च साइंटिस्ट बनाने पे लग गए हैं, बेशक है गलत। हम सही होके भी गलत काम, सही काम नहीं कर रहे। तो ये प्रॉब्लम है। ये आपने बात सही कि ओवरटर्न जो विंडो है इसको ठीक करना होगा, नॉर्मलाइज करना होगा, स्टेप बाय स्टेप ही होता है ये, इसलिए मैंने ज़रा टच ही दिया था। और बड़ा अच्छा रिएक्शन आया मुझे इस चीज़ का। जी इंशाल्लाह अभी भी आ रहा है खैर हाँ अभी चैट भी में आ तो। रहा है, अभी भी आ रहा है, अभी चैट में भी आएगा। और बाय द वे बड़ी जगह है, मैं क्या बताऊँ अभी आपको यार। ये कुछ ग्रुप वाले जानते हैं हमारी ग्रुप के, कुछ जानते हैं कुछ लोग G13 वाले। आप लोग तो नहीं उस ग्रुप में, G13 वाले जानते हैं। बहरहाल चले, 1 मिनट रह गया, मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ। आप लोग सब आए, अभी डिस्कशन करनी है। साथ का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, साथ ने काफ़ी देर से आज भी हैंड रेस किया हुआ था और वो इमोजीज भी भेज रहा है, और वो खुद बाय द वे एवोल्यूशन के खिलाफ है। तो अच्छा आते हैं जरा। सात के सवाल पे पहले ही कह दूं सात आई नो यू सात का सवाल ऐसा होगा मुझे पता है कि ये बहुत भाई इंटरेस्टिंग होगा और एवोल्यूशन मेरे क्या लिए होता जवाब है? देना भी मुश्किल होगा नहीं लेकिन नहीं इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट नहीं, क्या नेक्स्ट में करते हैं। साथ। वो एवोल्यूशन होता क्या है? एवोल्यूशन यार एक मज़े की चीज़ है। आप सर्च करना, आपको जवाब मिलेगा इसका ज़रूर इंशाल्लाह, नेट पे सर्च करना आप, ठीक है। चलो मैं लिंक भेजूँ दोबारा, चावल आप पे लोग डाल सब के ज्वाइन खाते हैं, करें। चावल पे डाल के खाते हैं। हाँ, इंशाल्लाह साथ आप बोतल लिंक ज़रूर भेजें। पीना। चले अस्सलाम वालेकुम। जी। हाँ फैजान आप आ गए हो ना, साथ भी आ गया, साथ भी जी है। मैं मौजूद हूँ। मैं जैसे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, ये है कि जैसे आपने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें जो जर्नलिज्म या फिर पॉडकास्ट वगैरह की सूरत में जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ज़रूरी है। सो उसके साथ साथ लेकिन जो मतलब हैंड इन हैंड दोनों चीज़ें चले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा अपना हाँ मैंने डिसएग्री जो नहीं किया। पर्सपेक्टिव है। हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल मैं सही। वैसी लोगों के लिए कह रहा हूँ कि कई लोग उस चीज़ को ही, क्योंकि ज़ाहिर है आप आपकी बात ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्यों भाई? तो मैंने कहा इसमें ला वो हौला भी वला चीज़ ऐड। कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या हो गया फैजान? अच्छा कंटिन्यू करो आप। तो जो है इसमें ये भी चीज़ ज़रूरी है कि हम लोग जो है ना जो ड्रामाज और फिल्म्स जो है ना, अब ड्रामाज और फिल्म्स जब मैंने कहा है ना तो हम सबके जहन में एक ही चीज़ आई होगी। सो ड्रामाज और फिल्म की जो असल डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें ना, तो ड्रामाज और फिल्म के ऊपर मुसलमान जो रियल मुस्लिम्स है उनकी गिरफ्त नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग जो वही बात है, हमारा एक हाथ कटा हुआ है। हमारा एक हाथ तो मजबूत है, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जर्नलिज्म की साइड पे भी कोई नहीं है वैसे तो, लेकिन ये पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन हमारा दूसरा हाथ कटा हुआ है। तो हम लोग जो है एक हाथ के साथ कैसे जंग लड़ सकते हैं, बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। तो ये इट्स इम्पोर्टेंट। सो इसका बस ये एक्सप्लेन करना था, बाकी कंटिन्यू कीजिए, थैंक यू। हाँ मीडिया तो बहुत बड़ा टूल, बहुत बड़ी पावर है नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, शेप करने के लिए और उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। ये आज हम लोग देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल वारफेयर के अंदर ये सबसे बड़ा टूल ही यही है। हर जगह इन्वेस्ट इसी पे ही हो रहा है, हर जगह पे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनको किस तरह से आपस में एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है और फिर अपनी नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है। और आगे आगे से एआई टूल, जो एआई टूल को क्या कहना, जो भी जितने भी ये सारी एप्स हैं फेसबुक यूट्यूब वगैरह, इनका जो एल्गोरिदम रन होता है वो होता भी इसी तरह से ही है कि जो चीज़ ट्रेंड में आ जाए तो वो सबके सामने ही आने शुरू हो जाती है। आप जिक्र क्या कर दो। एग्जैक्ट। जी साथ कहाँ चले गए आप? साथ आपका सवाल था, साथ मीटिंग में ही है। जी साथ सवाल पूछ लो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी आज की। और बस जो प्रेजेंटर हैं उनके साथ मुझे वन टू वन कर दें, मतलब कि अजान आप इंटरप्ट तो नहीं ना करेंगे या मुझे म्यूट वगैरह तो नहीं ना करेंगे? नहीं म्यूट पहले कभी आपको किया है, लेकिन हाँ इंटरप्ट वाला काम मामला तो मैं रखता ही रखता हूँ। लेकिन आप बात करो फैजान से, कोई मसला नहीं है। जी साथ। तो हम्म, मैंने शायद थोड़ा सा दरमियान में ज्वाइन किया, तो आपने
सिगमंड फ्रूड का और वो क्या नाम था उसका, एडवर्ड बर्नीज का नाम मेंशन किया आज की प्रेजेंटेशन के अंदर या नहीं? नहीं, पूछ रहा मैंने हूँ। आज आज नहीं मेंशन किया इस चीज़ को, सिर्फ इंट्रोडक्शन था आज। ठीक है, चलें, आपने मेरे लेवल तक ही रखी है बात। चले, कोई नहीं, ठीक है। तो सही है। और जो बेसिकली नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही थी, तो आपने पिक्चर जो है वो किस तरह से किया, मतलब कि आपने स्टोरी टेलिंग की बात की और वाकई आपकी स्टोरी टेलिंग जो है वो हाई लेवल की है, सरकाज़म भी है इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं और हाई लेवल की है। तो क्या आपने आज के जो रिसेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में उनको मेंशन करके समझाया है? आज का टॉपिक यानी कि सच एज ग्रीनलैंड या इसराइल पैलेस्टाइन, इस तरह की बात। अच्छा, जो आज का टॉपिक था ना, उसके अंदर रीसेंट हिस्ट्री से मैंने इवेंट्स ज़रूर लिए, और उसके पीछे एक रीज़न ये था कि जैसे मैंने अब इराक जो वॉर है या अफ़गानिस्तान वॉर है, उससे शुरू किया इसको, और उसी के ऊपर मेन फोकस रखा। हाँ, गज़ा का जिक्र हुआ है ज़रूर, लेकिन गज़ा का जिक्र इस सेंस में हुआ है कि हम लोग जो हैं मुसलमान, हम लोगों को होश आई है गज़ा के बाद, 7 अक्टूबर के बाद। तो इस पर्सपेक्टिव से मेरी प्रेजेंटेशन थी, तो इसलिए मैंने जो रीसेंट हिस्ट्री है उसको ज़्यादा नहीं डिस्कस किया, उस चीज़ को डिस्कस किया है जो हमारी लाइफ टाइम में हुआ है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी। तो इस एंगल को मैंने टच किया है। ग्रेट, चलें, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल यही। अगर किसी और का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, रमीज आपने भी हैंड रेज किया था। रमीज आपने किया था, रहील आपने किया था, ये बाकी किसी और में से किसी ने किया था हैंड रेज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने हैंड रेज किया था, इसमें मेरा क्वेश्चन फिर उन्होंने कवर कर लिया था, तो फिर मैंने फिर रेज अपना लो कर दिया था। मेरा क्वेश्चन में ये था कि अभी स्टोरी टेलिंग की बात हो रही थी, तो उस मामले में ये अक्तुबुल और ये उस्मान जो इस तरह के ड्रामे हैं, इनके बारे में मैंने आपका व्यू लेना था। लेकिन उसी क्वेश्चन में आपकी जो है ना उस साजिश की बात हो गई थी, तो फिर इसलिए मैंने अपना हाथ नीचे कर लिया था। यार मैं तो वैसे बड़े जी। शौक से देखता हूँ मेहमद, अगर मैं अपना बताऊँ तो जो भी चल अच्छा, रहा है। अच्छा, जो महमद है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे। हाँ, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी जो है ना स्ट्रेटजीज वगैरह भी शेयर की स्ट्रेटेजीज हैं। ऑफ मतलब पॉलिटिक्स उसमें दिखाई सिर्फ है, ये नहीं कि हाँ। वो तलवार लेता है और सबको मारने शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, एक चीज तो है, स्टोरी टेलिंग उसने कमाल किया है। इसमें कुछ, मैं ड्रामाज भी देखता था ना, मूवीज देखता था, लेकिन वो फर्स्ट ड्रामा मैंने देखा तो वाकई वो इंगेज करती है, और इस कदर इंगेज करती है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। जी, उनका यही एक चाहिए कि सीन, मुसल। आई डोंट नो हम्म, हकीकत में हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन एक सीन ने एक चीज जरूर, एक इमेज जरूर क्रिएट की थी कि हाँ ये है खिलाफत का मॉडल, इंसाफ के ऊपर जो चलता है कि भाई जो मर्जी हो, इंसाफ है और अल्लाह का निज़ाम है। सॉवरेनिटी टू अल्लाह, ये सिर्फ वो ये था कि जो इनका एक आता ना, जिसने ये मोहम्मद, क्या नाम था उसका, मुझे नाम बोल के, जिसने सारी इनकी जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग सारी जो बनाई ना, मॉस्क और बाजार वगैरह, वो उस बंदे ने बनाई थी, उसका मुझे नाम भूल गया। सिनार करके नाम था उसका। तो वो पहले नॉन मुस्लिम था, तो उसको उन्होंने जब अपॉइंट किया, उसने कहा कि मैं बना दूंगा सारी, तो उसने महमद के ऑर्डर के खिलाफ ना बनाना शुरू कर दिया। उसको जो पिलर्स मंगवाए उसने उसको छोटे कर दिए, उस ड्रामे के अंदर दिखाया है। तो उसने क्या किया कि महमद ने गया, उसको गुस्सा है, महमद ने कहा तुमने मेरे ऑर्डर के खिलाफ ये पिलर्स छोटे क्यों किए, मैंने कहाँ से मंगवाए थे, इसको मैंने बड़ी मस्जिद या फिर बाजार बनाना था इसके ऊपर। उसने उसका हाथ काट दिया, उस सिनार का जो आर्किटेक्ट था। उसने जाके केस कर दिया, उसको पता चला कि भाई ये केस कर सकते हैं, यहाँ पे असूल बहुत पक्के हैं शरीयत के ना। उसने केस कर दिया जाके अदालत में। वो अदालत में जब केस गया तो उसने बुला लिया अदालत वाले ने महमद को ऑर्डर में। तो महमद आके खड़ा होकर अपने अंदाज से बैठने लगता है, तो वो कहता है तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम सामने बैठोगे, तुम्हारे ऊपर केस है। तो वो उसके ऊपर उसका ट्रायल होता है पूरा, उसको बताते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होगा, क्या हुआ है। तो वो बताता है सिनार के, इस नासरा मेरे साथ हुआ है, इसने मेरा हाथ काट दिया कि मोहम्मद ने, बादशाह ने। तो मोहम्मद कहता है हाँ ऐसा ही हुआ, मैंने हाथ काटा इसका, मुझे गुस्सा आया था इसके, मेरा ऑर्डर नहीं पूरा माना। तो वो शरीयत के अकॉर्डिंग कहता है कि भाई तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे ऊपर सजा लगेगी, या तुम उसके इतने पैसे भी दोगे और तुम्हारा भी हाथ काटा जाएगा। तो वो आगे हाथ अपना रख देता है कि भाई हाँ हाथ काटेगा, वो मोहम्मद भी हाथ अपना रखता है कि हाँ मेरा हाथ काट लो, क्योंकि मैंने उसका हाथ काटा है, और उस पर मैंने उसको बस इतनी बात पे हाथ काटा है, ना उसका ट्रायल लिया ना उसको सजा दी, मैंने सीधा कि उसको हाथ काट दिया कि उसने मेरे ऑर्डर के खिलाफ पिलर छोटे कर दिए थे। तो वो फिर बाद में मना करता है कि नहीं हाथ ना काटो। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस कि ये भी एक नैरेटिव बिल्डिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि हकीकत में क्या पता है किताबों में ये बातें लिखी हैं कि नहीं लिखी हो, लेकिन दिखाया जा रहा है कि हाँ शरीयत, शरीयत जो है वो प्रॉपर ही है, उसमें चाहे हकीम हो या ना हो, सबके ऊपर लॉ जो है बराबर ही चलेगा।
और इनके हम देखेंगे कि जो ड्रामे होते हैं उसमें बहुत सारी ये जैसे ये वाला वाक़या है, तो इन्होंने बेसिकली पिक्चराइज उस बंदे के ऊपर, महमद के ऊपर करवाया हुआ है। लेकिन ये जो है रियल इस्लामिक हिस्ट्री से वो चीज़ निकाल के ले आते हैं और उस चीज़ को फिर किसी और इंसान के ऊपर वो पिक्चराइज कराते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप ये वाला वाक़या आई थिंक हज़रत अली के ज़माने में हुआ था, जिसमें वो एक यहूदी था जिसने उन पे केस किया था और फिर वो काजी के सामने हाजिर हुए थे। तो मतलब ये कि उन्होंने उस चीज़ को, क्योंकि हज़रत अली को वो नहीं दिखा सकते पिक्चर में, उस तरह से वो चीज़ हम्म। पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने उस हम्म। चीज़ को ही लेके किसी और शख्स के ऊपर दिखाया कि बेसिकली शरीयत को उन्होंने बयान किया कि ये शरीयत है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग के हिसाब से किसी और फिक्शनल बंदे के ऊपर दिखाई है। सो हम्म। ये सुल्तान अब्दुल हमीद एक ड्रामा है, वो भी तमाम लोग, वो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो देखें, क्योंकि अगर आपको रिसेंट हिस्ट्री, यहूदियों की हिस्ट्री थोड़ी सी पता लगवानी है तो वो उस हवाले से काफ़ी अच्छा है, सुल्तान अब्दुल हमीद। तो वो बड़ा अच्छा ड्रामा है, ये इसमें मैंने। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सानी के ऊपर है, जो लास्ट वाले थे उनके ऊपर है। हाँ, लास्ट वाला है। जी, ये अब्दुल हमीद। वो बड़ा दुख दुख भरा ड्रामा है, उससे बड़ा दुख उस होता बस है इंसान को। बस वही तो टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट क्या कहना चाहिए मुझे, वही एंड पॉइंट था। तो उसके बाद दो तीन बादशाह आए एग्जैक्टली, बस ऐसे ही, लेकिन वो उसके बाद तो खत्म। खत्म। बाकी सो फैजान ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर वो फिक्शन भी है तो हकायात का एक पूरा एक यानी बहुत सी हिकायत आपको बना के सिखाई जाती हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि फिक्शन है तो मतलब असल चीज तो अगले के नैरेटिव बिल्डिंग होता है। और मूवीज तो सारी ही फिक्शनल होती हैं, तो उस पर कभी किसने इतराज नहीं किया फिक्शनल है अच्छा, और पता है तो। मैंने। उसको अगर हम, हाँ, लेकिन हाँ। हाँ, बोले बोले। नहीं, उसमें सिर्फ बहुत से हीरोज हैं। हाँ, जी बोले, आप बोलो। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि इसमें एक जस्ट एक ब्रैकेट लगा लें। वो ये है कि अगर वही स्टोरी टेलिंग हम इस्लामिक कवानीन और इस्लामिक रूलिंग के मुताबिक शुरू कर दें, तो वो इसके अंदर बस ये ब्रैकेट लगा लें कि वो फिक्शन हो लेकिन वो इस्लामिक कवानीन और इस्लाम के जो अहकामात हैं उनकी रोशनी में हो, उसमें मतलब म्यूज़िक ना हो, खवातीन हम्म। ना हो, ये चीज़ें ना हो। पता है मैंने ये बाकी आप बात करें। और एक पॉडकास्ट वाला आइडिया क्या जो रास्ता है ना, रास्ता कह लो या ऑप्शन कह लो, मैंने इसीलिए दिया था, शेयर किया था, क्योंकि जी, वो मैंने भी चीज़ें फेस की हैं, थोड़े बहुत सुनी है मैंने भी। इसके ऊपर आके जो फिक्की माइंडसेट के ज़्यादा है या फिक की तरफ ज़्यादा है, या फिर ये आम, आप मेरी शायद समझ गए। बहरहाल जो इस साइड के थोड़े से हैं ना, हाँ जी, वो हाँ जी। बहुत तनकीद करते हैं, बहुत तनकीद और सख्त उसका तनकीद उसका करते हैं, एक इसलिए मैंने कहा कि सब ये एक भी ना हो एक कि सब एक, जोश में आके वाकई इस तरफ निकल पड़े कि कल से बस नैरेटिव नहीं, बिल्डिंग इस तरह करनी है। ये एक जो आज की इंटरेस्टिंग ध्यान चीज रखना जो पॉडकास्ट थी जरूरी ना, है। इसमें इसकी आज की पॉडकास्ट में मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फोसिस जो है वो पोइट्री और उन सहाबा पे किया है, और माजर मुझे अफसोस अपने ऊपर भी है कि मुझे भी आज तक ये जो हदीस मैंने आज शेयर किया उनमें से काफ़ी ज़्यादा हदीस का नहीं पता था कि जो शायर सहाबा थे हम्म। उनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि हमें ये नहीं बताई गई ये चीज़। सो उससे हमें साबित होता है कि वो लोग भी तो वही मीडियम, वही शायरी कर रहे थे जो अरब पहले से करते आ रहे थे, जो अरब शोरा वहाँ से प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाते थे, यहाँ पे मुस्लिम शोरा भी वही उसी अंदाज की प्रोपेगेंडा मुहिम या नैरेटिव बिल्डिंग करते होते थे। इवन अगर आप हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या पढ़ें, सही सही हदीस है वो, तो आप उसके अंदर अल्फाज भी मेंशन है कि उन्होंने क्या क्या अल्फाज कहे थे कुफार को, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस चीज़ पे दाद भी दी थी। तो मतलब ये चीज़ है कि उसको इस्लामिक अगर कवानीन के मुताबिक एक चीज़ को लेके चला जाए, तो वो क्यों नहीं इस्लाम में हलाल जब चीज़ है तो उसको हलाल रहने दिया जाए। तो ये हम्म। मेरा पर्सपेक्टिव है। हाँ, बिल्कुल, आई और एग्री। एक इंटरेस्टिंग चीज जो उन दिनों देखने में आई वो ये कि जैसे अजान भाई ने भी उसको टच किया कि एक यानी एक फिकही लोग यानी मुस्लिम स्कॉलर्स जिनको इतने अरसे से ड्रामों से कोई लेना देना नहीं था, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा उनकी बला से, वो एकदम सारे मंजरे आम पर आए और एक रेजिस्टेंस करना शुरू कर दी उन लोगों ने। ऑब्वियसली उनको यूज कर रहे थे ज्यादा सेकुलर, यानी आज से पहले कितने ड्रामों के बारे में फतवे लिए गए, चल रहे इतने अच्छे से किसी को लेना देना नहीं था, लेकिन वो जाते थे इनसे फतवे लेते थे और ये फतवे दे रहे हैं और एक बकायदा खड़े हो गए हैं उसके सामने, जैसे ये दुनिया में पहली दफा कोई ड्रामा बना और वो इस्लाम के उस कुछ चीजें हैं जो उनको पसंद नहीं आई। अच्छा, तो उसकी मैंने बाकी इतने के बारे में बिल्कुल खबर। मैं हाँ, एक चीज़ यहाँ ऐड कर दूं, क्योंकि जो है लोग कहीं ये ना समझे कि हम एंटी वो हैं, लेकिन आपको मैंने जो दो मिसालें दी हैं एनिमेशन कार्टून्स की, उसमें एक मिसाल है जो बरेलवी मज़हब है। बरेलवी मज़हब मतलब मसलक या फिरके को कहते हैं। बरेलवी जो है उनका है, जिन्होंने मदनी चैनल वालों का, कि उन्होंने वो भी आए हैं इसके अंदर स्टोरी टेलिंग के अंदर। दूसरी तरफ मैंने पैगाम टीवी की मिसाल दी, वो अहले हदीस फिक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके यूथ क्लब वाले जो हैं। सो वो भी आए इसके अंदर, यानी कि हमें हम्म। ये समझ भी आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रेडिशनल उलमा है या ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो भी इस तरफ आ रहे हैं।
तो हमें उनसे मिसाल लेनी चाहिए कि वो भी इस चीज़ को एक्सेप्टेंस आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, बाकी ये बात दुरुस्त, टेलिंग उनको उस तरह की नहीं आती, इवन बच्चे भी बोर हो जाते हैं उनकी एनिमेशन देख के, वो कहते हैं अब हमने और दूसरी वाली देखनी है। तो लेकिन ये है कि वो उनका रुझान इस तरफ अल्लाह का शुक्र है आ रहा है, और ख़ास तौर पे यूथ जो है उसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि यंग जो जनरेशन है वो चाह रही है कि अब इस तरफ शिफ्ट हो। हम्म, देखिए, मैं ये नहीं, नहीं कहता कि उन चीज उनमें ये 1% भी कोई इस्लाम के खिलाफ चीज नहीं दिखाई गई या हर चीज 100% इस्लामिक थी। लेकिन किसी को नशा लगा होता है ना, उसका फिर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है। उसको आप एकदम हर चीज नहीं छुड़वा देते। आप उसको जो है ना बाकी ड्रामों के साथ कंपेयर कर सकते हो, आप उनको जुम्मे खुतबे के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। अब ये तो फेयर कंपैरिजन ही नहीं है। तो उन लोगों ने पकड़ के जो है ना, यानी बाकी इतने ये सेकुलर माइंड के नजरियात के लिए इतने ड्रामे चल रहे हैं, उनके बारे में लोग क्यों नहीं बोलते थे? मेरा उनसे क्वेश्चन ये होता था। तो उनसे उनको कोई लेना देना नहीं था। आप ठीक है, आप बोल रहे हैं तो फिर आप बाकियों के ऊपर भी करना, बाकियों पे आप। उसके बाद फिर वो सब खामोश हो गए हैं। अब क्या चल रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या जिद साजी की जा रही है, उनको कोई लेना देना नहीं इस चीज से। तो मेरा तो ख्याल है कि ऐसे लोगों को शायद यूज किया जाता है, और ये लोग जो है ना सिर्फ यानी उनके आलाकार बन रहे थे उस वक्त। मैं ये नहीं कर बात गलत कर रहे थे, बात सही कर रहे थे, लेकिन आलाकार वो इनके बन रहे थे, सेकुलर्स के ही। ये तो बात फिर पॉलिटिक्स पे आ जाती है, और बात काफ़ी हद तक ये दुरुस्त भी है कि जो जिस टाइम पे पूरी पाकिस्तान में जो भी चल रहा है, उस हवाले से बहुत कम रेजिस्टेंस पहले नज़र आई है। अब अल्लाह का शुक्र है कैसर अहमद राजा और इस तरह दूसरे लोग जो है इस हवाले से बात कर रहे हैं कि ये जो ड्रामाज वगैरह हैं इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में भी वो लेके जा रहे हैं इन चीज़ों को। सो ये चीज़ है कि रेजिस्टेंस उस टाइम ज़्यादा नहीं थी, अब थोड़ी ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है जी। सादा आपने कोई सवाल पूछना है अब, या किसी और ने सवाल पूछना है तो वो ज़रूर सामने आए, पूछें जी ताकि जी, मैं डिफरेंट पूछना पर्सपेक्टिव चाहता था। क्लियर हो। जी जी पूछें। जी जी। ये फैजान, मैं आपका ना पर्सनल पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा था इस बारे में कि आपको वाकई लगता है कि जो नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं बेसिकली मोस्टली दुनिया के अंदर गवर्नमेंट, वो आप लोगों को या हम लोगों को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि वो हमको जो बातें एक्चुअली इम्पोर्टेंट हैं वो बताना चाहें या वो बताएं? मैं आपके सवाल को दोबारा से रिपीट करता हूँ जो मुझे समझ आई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये जो मैंने आज जो आर्टिकल्स वगैरह शेयर किए वो आप कह रहे हैं कि वो हमें सुनाना चाह रहे हैं जो हमें मिल रहे हैं, आप ये इस हवाले से कह रहे हैं, डाटा के हवाले से? तो आपसे पर्सनली एक सीधी बात कर रहा हूँ कि क्या मुझे अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझना चाहिए कि जो बात मुझे पता चल रही है वो एक्चुअली ट्रू है, या जिस सोर्स से मुझे पता चली, या जो भी इंसान जो है बेसिकली गवर्नमेंट जो नैरेटिव को कंट्रोल कर रहा है या कर रही है अथॉरिटी, वो मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझती है कि जो बात मेरे तक पहुंची है वो सच है? अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जो बात मेरे तक पहुंचाई गई है, क्या वो सच बात है, इस चीज़ की क्या ऑथेंटिसिटी है? मैं इसलिए उस चीज़ को दोबारा से कर रहा हूँ ताकि सवाल ज़रा एक्सप्लेन क्लियर हो जाए, यही आप क्या कहना मैं चाह रहे हैं? अपने आप को क्या मैं अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझ सकता हूँ, या मैं ये गलती कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझूं कि जो बात मेरे तक पहुंची है वो सच है? नहीं तो इसमें अपने आप को इसकी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको जी जी कि जी। अब एक घर के अंदर, फैमिली यूनिट के अंदर, एक सबसे छोटे एक एंटिटी की मिसाल देता हूँ आपको कि फैमिली यूनिट के अंदर मैं हूँ फादर फिगर, मेरा सबसे छोटा बेटा है। अब घर का कोई भी मसला है, मैं छोटे बेटे को वो चीज बताऊंगा जो मैं उसे बताना चाहता हूँ, ना कि वो चीज बताऊंगा उसे कि जो एक्चुअली में है। ठीक है? मैं तो तो इस अब इस चीज के साथ भी इस चीज के साथ भी ट्रस्ट नहीं करता। मिसाल, अपनी पर्सनल मिसाल दूं कि मैं अपनी वाइफ के साथ इतनी भी इस चीज को भी प्रायोरिटाइज नहीं करूंगा कि उसे ये बताऊं कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुसलमान है या हम लोग जो हैं, मैं उसको रिफ्रेश करूं कि हम लोग जो हैं वो एक तरह से अपने आप को अगर हम समझें कि हम एक छोटा बेटा हैं और फादर फिगर जो है जो इस चीज़ को चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, क्या वो हम छोटे बेटे तक ये चीज़ें पहुंचाना चाहेंगी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिल रही है? आप यही कहना चाह रहे हैं ना? या एक्चुअली यही कहना चाह रहा सो इस चीज़ के अंदर वही बात आ गई जहाँ से बात मैंने जो मेरा मकसद था इस प्रेजेंटेशन का देने का, जो वो ये है कि अभी जो मैंने जितने भी आपके सामने बीबीसी के या तो मैंने शेयर किए हैं आर्टिकल्स, या फिर मैंने आपके सामने शेयर किए हैं द ब्यूरो ऑफ जर्नलिज्म के जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, या आईबीसी, इराक बॉडी काउंट्स, इन सब में से इवन जो मैंने पाकिस्तान की 2009 में जो
हमने जो 2009 के अंदर जो हमें ओबामा ने इमदाद दी थी, उसके साथ भी मैंने डॉन न्यूज़ के साथ एक मैंने रॉयटर्स जो है एक अखबार है उसका भी साथ रेफरेंस दिया था, ताकि हम लोगों को ऑथेंटिसिटी मिल जाए। मसला ये है कि नो नो, मुसलमान जो है, मैं आपकी प्रेजेंटेशन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट क्रिएट करना नहीं चाह रहा। मैं उस मैं पर नहीं आपको जा एक रहा, जनरल। नहीं नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ मिसाल दी है अपनी प्रेजेंटेशन से। बात करने का मकसद ये है कि मुसलमान जो हैं, हम मुसलमान उम्मत जो है, वो मीडिया तो दूर की बात, ड्रामा इंडस्ट्री तो दूर की बात, हमारा जर्नलिज्म में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कोई मौजूद ही नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वो होता है जो एक जो जहाँ पे वाकया वकूअ पजीर हो रहा होता है, जैसे इराक के अंदर कोई मुस्लिम उम्मा का जर्नलिस्ट उस टाइम पे मौजूद नहीं था। सारी न्यूज़ सोर्सेज जो है हमारे पास कहाँ से आई हैं? वेस्टर्न सोर्सेज आई हैं। मसला ये है कि मुसलमान खुद छोटा बेटा बनने के लिए तुले हुए हैं। मुसलमान खुद जाके रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं लेते। और जो हम जैसे मुसलमान हैं जो कभी जर्नलिज्म में दाखिल भी नहीं हुए, हम लोगों को स्टिल जो है, क्योंकि हमारे दिलों पे ऐसा असर है कि हम स्टिल बीबीसी की न्यूज़ को, रॉयटर्स की न्यूज़ को, इस तरह सीएनएन की न्यूज़ को ऑथेंटिसिटी के लेवल पे ज़्यादा ऊपर रखेंगे, बजाय जियो न्यूज़ के या फिर इसके अलावा डॉन न्यूज़ की न्यूज़। तो मसला ये है कि मुसलमान जो हैं वो खुद एक छोटा बेटा बने हुए हैं। अब हमारी मजबूरी है कि हमारे पास इस टाइम पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या किसी भी जर्नलिज्म के अंदर ऐसे हाई लेवल के लोग नहीं मौजूद जो हमें ऑथेंटिक वो दे सकें, इंफॉर्मेशन दे सकें। तो अब मजबूरी के तहत जहाँ जो हमें अभी फ़िलहाल इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम मुख्तलिफ सोर्सेज से देखते हैं। मतलब ये नहीं है कि हमने सीएनएन बीबीसी से एक न्यूज़ उठाई तो हम उसी को अपने ऑथेंटिक मान लें। हमारा काम ये है कि हम उसके अंदर रशियन जो चैनल्स हैं उनकी न्यूज़ चेक करें। जैसे हम हदीस के मामले में भी ये सिलसिला था कि तवातुर से देखते हैं हदीस, उसमें यह रशियन न्यूज़। आपने एक चीज़ भी और भी नोटिस करनी है, बड़ा अल्लाह की तरफ से हम पे एहसान है। अगर आपने किसी न्यूज़ को ऑथेंटिकेट करना है ना, तो आप ये दो एक और काम भी कर सकते हैं। आप एक न्यूज़ यूएसए के न्यूज़ चैनल का आर्टिकल देखें, दूसरी तरफ आप उसी न्यूज़ के हवाले से रशियन आर्टिकल देखें, उसी न्यूज़ के हवाले से चाइनीज़ आर्टिकल देखें। तो आपको थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाएगा कि असल में बात क्या है, क्योंकि वो सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो ऑब्वियसली उनका नैरेटिव दूसरे नैरेटिव से मुख्तलिफ होता है। तो अब हमारी मजबूरी है कि हमारे पास इस्लाम में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना कभी किसी ने की है, वो मर मर के अल्लाह का शुक्र है एक वो अल जजीरा बना है जिसके ऊपर थोड़ी सी हमें रिसर्च नज़र आती है। उसके अलावा हमारे लोकल चैनल्स तो आपको वैसे ही पता है कि किस नौयत के हैं। और भी किसी मुसलमान जो चैनल है वो इस लेवल का नहीं है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में कि वो इतने ऊपर लेवल को जाए। इवन फ़लस्तीन के अंदर जो है वो अल जज़ीरा के ही बहुत ज़्यादा जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। इवन उसके अंदर भी बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम हैं इंडिपेंडेंट इदारे, जैसे ये जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो ऑफ जर्नलिज्म, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके हमें सहाफ़ी नज़र आते हैं। जो मुसलमान है पाकिस्तान तो दूर की बात, मुसलमानों में भी एक ही चैनल हमें फ़िलहाल मिलता है, अल जज़ीरा, और वो भी इतनी ज़्यादा तह तक नहीं चीज़ों की जाता। तो ये हमारा एक गैप है। अब वो हमारी फिर मजबूरी बन जाती है कि हम इसमें से ही चीज़ें ले सकें। जैसे गूगल हमारी मजबूरी है। अब गूगल के अलावा मुस्लिम रिसर्च इंजन क्यों नहीं है कोई हमारे पास? तो उसकी वजह से हमारी मेरा मेरा ये अपना फेलियर है कि हम लोग वो जो है इसमें नहीं है। तो ये एक इसका जवाब बन सकता है। बाकी आपकी बात दुरुस्त है हाँ, कि हम ऑथेंटिक न्यूज़ मैं को एक और इस्तेमाल। बात डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ कि हमने रिसेंटली हमने एक्सपीरियंस किया, हम सब ने रिसेंटली इंसानियत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइओप हमने एक्सपीरियंस किया है, कोविड। आपके उसके बारे हम्म। में क्या राय है? अच्छा, मेरी राय जो है वो, मेरी तो कोई अपनी पर्सनल राय नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि वो उतनी बड़ी चीज़ थी नहीं जितनी दिखाई गई है। और पाकिस्तान में क्योंकि हमें उसका असर नहीं मिला, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं थी। सो मैं कोई राय देने आई वाला कैन शख्स से नहीं। दैट। मैं तो ये जी। बात कह सकता हूँ, मैं तो ये बात कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल ही झूठ था। हाँ, तो आप वैक्सीन पे आओ ना सीधा। वैक्सीन एक असल माफिया था ना। चलो। नहीं, बाकी फैजान ने बहुत अच्छी बातें की कि हमें रशियन ये वो, बाकी अजान को पता, आई लव रशियन। तो उस बारे में तो ठीक है, बाकी ये है कि सही है। और मैं भी कुछ यही कहना चाह रहा था कि गूगल से हटकर यॉन्डेक्स पे आ जाएं सब लोग, और काफी हद तक फायदा भी होगा आप लोगों को, और बहुत सी चीजें भी होती हैं। तो सही है कि कोविड के बारे में अगर हम चाहें तो, अगर अजान में टाइम होगा बात करने का कि नहीं? हाँ, है टाइम तो। मलिहा की तरफ अभी ठीक है हैंड रेज जी। हुआ है। तो कोविड के बारे में यही है कि कोई भी आप में से
हम लोगों ने जिस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग की बात की, तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। अब अगर हम उसको वापस सोचे, उसी थॉट को, उन्हीं थॉट्स को, 2019 वाली अपनी, या उन्हीं एक्सपीरियंस को दोबारा से रिलीव करें, तो हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे उस चीज को या उस एक्सपीरियंस को? फैजान। आई थिंक सो उस चीज़ को हम इसी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अच्छा, मैं आपको कर्नल कज़ाफ़ी का आपको पता होगा, उसने जो है एक काफ़ी टाइम पहले एक बात की थी कि जो है ये लोग एक वायरस बनाएंगे और बाद में उसी वायरस की ये वैक्सीन जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मैं इसलिए इस बारे में कोई राय नहीं दे रहा क्योंकि मेरा अहमद बिन हम्बल वाला है कि लाउदरिक, मुझे इस हवाले से इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं उस चीज़ के हवाले से अगर कोई ये भी अपनी बात मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो वो गलत मालूमात भी हो सकती है। लेकिन मैंने अपनी ख्यालात शेयर किए हैं कि मेरा भी यही ख्याल है कि वो इतना बड़ा कोई मामला था नहीं जितना उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। सो मैं इधर तक ही कहूँगा। नहीं, आई अप्रिशिएट दैट। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी को, सॉरी, पाकिस्तानी कह रहा हूँ, मुसलमानों के दौर के अंदर या मुसलमानों की अगर इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर हम देखें, तो नैरेटिव बिल्डिंग का ये हाल था कि सऊदी अरब के अंदर वो, आपको याद होगा कि न्यूज़पेपर्स के अंदर ये एक आर्टिकल छपा कि जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। उलमा ने कहा नहीं, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, और उन्होंने अपने शहजादे को खास तौर पर स्पेस में भेजा कि वो देख के आए कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। तो ये वाली बातें, इस तरह का तो लेवल है हमारी इंटेलेक्चुअलिज्म का मुसलमानों के अंदर, और ये शुरू से ही इस तरह से रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह हम देखते हैं जब प्रेस जब आई थी, किताबें छापने की मशीनें, तब भी हमारा यही रवैया था। फिर जब फोटोग्राफी आई तो तब भी हमारा यही रवैया था। तो ऐसे ही है बस। लेकिन अब यही बात है कि हम जो क्या कहते हैं वो एक बड़ी मिसाल है कि सांप चला, लकीर को जो है पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो है ऑब्वियसली, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल ही उसके ऊपर फीडबैक ही ना दें। फीडबैक ज़रूरी है ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें। तो अब इंशाल्लाह हम, मैं हूँ, आप हैं, अज़ान है, हम सब जो हैं इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद हैं, ज़िंदा हैं हम सब। सो हमारी एजेस इंशाल्लाह भी कमिंग सून मौलाना साद और फैजान। इंशाल्लाह मौलाना साद और अज़ान के फतवा पे हम चलेंगे इंशाल्लाह। मीडिया पे बैठ के तो पॉडकास्ट हो रहे होंगे, मौलाना साद और रहमान वर्सेस मौलाना मौलानी, मुफ्ती कहेंगे, मुफ्ती फैजान। मुफ्ती आ, मुफ्ती डायरेक्टर। मैं मॉडरेटर भाई। सही हो तो गया। मलिहा का क्वेश्चन ले लें फिर, अगर हाँ, साद आपका अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है। जी जी, ले लें उनका, फिर मैं बाद में एक और चीज है वो भी डिस्कस करनी थी आपसे। ज़रूर ज़रूर। क्वेश्चन नहीं, मुझे एक चीज ऐड करनी थी। ये चीज थी कि लाइक किसी भी फील्ड में आप है ना, तो वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अगेंस्ट फितरा। तो जो भी वो उस तरह के कॉन्सेप्ट है ना, उनकी भी आप खुद नैरेटिव बिल्डिंग मतलब करें। क्योंकि आप अगर वहाँ पे होल्ड करते हैं कोई पोजीशन, तो यू कैन डू दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। जैसे आप लॉयर हैं, डॉक्टर है, बैंकर है, कुछ भी। क्योंकि हर फील्ड के जो है ना ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो विच आर वेरी रॉन्ग एंड वो फेवर कर रहे हैं वेस्टर्न साइड को, और हमारी वैल्यू से बिल्कुल ही अगेंस्ट है। तो यू कैन प्ले योर रोल इन दैट सेंस एज वेल। तो वो एक चीज मेरे ध्यान में आई थी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने इवन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने प्रेजेंटेशन में ये चीज़ ऐड नहीं की है, लेकिन मैं एक शख्स है उनका बताता हूँ। अशफाक अहमद का नाम सुना होगा आप सबने। अशफाक अहमद की आप हिस्ट्री देखें ना, तो अशफाक अहमद जब मीडिया में दाखिल हुए थे ना, वो एक बिल्कुल प्योर लिबरल और सेकुलर शख्सियत थे। तो वो जब उसमें दाखिल हुए तो उसके बाद उन्होंने उनके, हम लोगों को अब नज़र आता है ना कि 90s के ड्रामे 80s के ड्रामे बड़े अच्छे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। 90s और 80s में भी प्रोपेगेंडाज चल रहे थे हमारे टीवी के ड्रामे के अंदर। उसके अंदर से फिर उनके जो ड्रामे थे, अशफाक अहमद को जब हिदायत दी, बेशक उनके अंदर उनसे इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनको जब उन्होंने उसी के अंदर रहते हुए, क्योंकि वो पहले से उसमें दाखिल हो चुके थे, उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसे ड्रामाज और इस तरह की चीज़ें बनाई जिससे जो है थोड़ा सा हमें इस्लामिक टच हमें उसमें से नज़र आना शुरू हुआ। ये भी बात दुरुस्त है कि अगर हम जो ओवरटेक कर लेना इन चीज़ों को, जैसे हम कहते हैं कि दूसरी चीज़ों को ओवरटेक करना चाहिए, तो अगर मुसलमान रियल मुस्लिम्स जो हैं वो इस चीज़ को ओवरटेक कर लें तो और ज़्यादा बेहतर है। उसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को। तो इट इज़ वेरी गुड थिंग कि हम लोग ओवरटेक करें इन चीज़ों को। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि
सबसे पहले अपनी डेफिनेशंस, अगर अब 70 सालों से जो है मुसलमान जो है उसको ड्रामा सिर्फ यही लगा है कि, या फिल्म यही लगी है कि जिसके अंदर गाना होता है, उसको लगता है कि गाने के बगैर फिल्म नहीं होती। इवन दो हमारे पीटीवी के ऊपर भी ईरानियन फिल्म्स जो है लगी करती थी, हमें सऊदी टेलीविजन जो है अरब टेलीविजन नज़र आता है, उसके अंदर भी चीज़ें हैं, गाने तो होते ही हैं, लेकिन ख़वातीन जो हैं उसके वो पर्दा लेके भी कर रही होती हैं काम। सो मतलब ड्रामा की डेफिनेशन हमारे जहनों में, फिल्म की डेफिनेशन हमारे जहनों में ऐसी है कि जो रियल रिलीजियस इंसान है ना, मुसलमान जो है, वो उस चीज़ से दूर होता है, एक्सेप्टेंस नहीं है उस हवाले से। जी जी साद। जी तो फैजान, मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ पूछना चाह रहा था कि इन्नमल आमालु बिन्नियात की जो हदीस है उसको आज की प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? और दूसरा ये कि अगर हम आप उसको न्यूरो साइंस से या साइकोलॉजी से, एक मासिस की बेसिक साइकोलॉजी से जोड़ना चाहें तो उसको किस लॉजिक से या किस रीजनेबल वे के अंदर आप जोड़ेंगे? इन्नमल अमालु बिन्नियात की हदीस वो क्यों है, वो मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस हदीस को बहुत जगह पर एज एन आर्गुमेंट पेश किया जाता है, बहुत सी जगह पर मुसलमानों के अंदर, और यही पाकिस्तान के अंदर बेसिकली देसिस्तान के अंदर ये चीज़ जो है वो, ये हदीस बहुत फेमस है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे मीडिया के जो लोग हैं वो लोग ये कहते हैं कि हम लोगों की नीयत तो साफ़ है और हम लोग ये काम कर रहे हैं। मैं फिर रिफ्रेश करवाऊंगा आपसे क्वेश्चन। नो नो, इन्नमल बेसिकली उसको बेसिक साइकोलॉजी के साथ या आज की प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन्नमल आमाल बिन्नियात को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? और अगर आप, मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो आप सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी थी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इंस्टिंक्ट्स के ऊपर या सबकॉन्शियस के ऊपर प्रोग्राम्ड हैं और मूव करते हैं, ना कि रीजन और लॉजिक के ऊपर, तो अगर आप उसको, ये वाली हदीस को इस थ्योरी की बेस के ऊपर आप करेंगे एक्सप्लेन, तो वो किस तरह से करेंगे? तो मैंने, ये बहुत ही कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट था मेरा जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, और मैं चाह रहा हूँ कि शेयर करूँ, और मुझे ग्रुप के अंदर भी ये वाली चीज़ें रिक्वेस्ट हुई आप हैं, शेयर तो कीजिए। इंशाल्लाह मैं group के अंदर नहीं नहीं, करूँगा। आप पहले इसको एक्सप्लेन कीजिए, आपके ख्याल में क्या चीज़ है, ताकि जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए ये सवाल भी। आप अपने एक्स बताइए क्या आपकी राय है इसमें। सुनिए कि इन्नमल आमालु बिन्नियात का जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसको ज्यादातर उर्दू की लैंग्वेज के अंदर किया जाता है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर हम उसको बेसिकली इस बात को लिटरली 100% सच मान लें कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, तो अब इसको यूज जब किया जाता है ना मास्टर्स के अंदर, जब लोग यहाँ पे देसिस्तान के अंदर यूज करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप किसी के एक्शंस को जज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि, आपको नहीं पता कि उसकी नीयत क्या है, आपको नहीं पता कि उसकी नीयत क्या है। लेकिन मैं जब इसको देखता हूँ तो मैं इसको रिवर्स करता हूँ, मैं कहता हूँ पहले लफ्ज जो आया है वो अमाल का आया है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो पहले अमाल का लफ्ज आया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें देखना ये चाहिए कि हम अमाल से लोगों की नीयत को जज करें, ना कि हम नीयत को बाद में तलाश करना शुरू करें कि उससे जाके पूछें कि तुम नीयत क्या थी। जिस तरह से आप, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जो है वो पढ़ें, नॉम चॉम्स्की की जो बुक है, उसके अंदर भी आपको इस तरह के कुछ लॉजिक मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब एक और आपको बात बताता हूँ कि अगर मेरे भाई का किसी ने कॉलर पकड़ा है, तो बेसिकली मैं सबसे पहले जाकर उसके मुंह के ऊपर मुक्का मारूंगा, उसका मुंह तोड़ूंगा। गलत कौन था सही कौन था उस बात के अंदर या उस झगड़े के अंदर, वो तो मैं बाद में पूछूंगा ना, सबसे पहला काम तो मैं उसे मुक्का मारूंगा जाके। तो ये यहाँ पे आके मैं इमोशनल हो गया क्योंकि मैं बेसिक इंस्टिंक्ट के ऊपर चल रहा हूँ। अब इस मेरे एक्शन के पीछे की जो नीयत है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहली बात मेरा एक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम उस बात को जस्टिफाई करूंगा, मैं उसको लॉजिक देने की कोशिश करूंगा या कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, या उसके बाद मैं बात करूंगा कि मेरी नीयत क्या थी। तो इस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम, और ये वाली अगर आप उलमा की तरफ जाएं तो उलमा की तरफ से जो आर्गुमेंट आता है वो ये आता है कि आप किसी के ईमान को जज नहीं कर सकते, या जो भी, जब कभी भी कोई भी डायलॉग होता है या मीटिंग होती है उसके अंदर भी ये बात होती है कि आप किसी की ईमान को जज नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली आप जज कर सकते हैं, और ये ही 100% जजमेंटल होना जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई कोताही नहीं है, क्योंकि
एक बंदा जो है वो आपके सामने अमल कर रहा है, उसके अमल से आपको पता चल रहा है ये मुनाफिक है या ये काफिर है, ये नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है, या किस फिरके से ताल्लुक रखता है या जो भी है। तो उसका अकीदा, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी फिर नीयत और वो सारी चीजें जो है वो अमाल से ही आपको पता चल जाती हैं। तो ये था मेरा थॉट एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, अब वैसे मैं इसके बारे में हर बात के शुरू में ये मैं कह देता हूँ कि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इस हवाले से मुकम्मल तौर पे हतमी राय दे सकूँ, लेकिन मैं अपनी जो भी मेरी जितना इल्म है उसके हिसाब से मैं आपको अपनी राय दे देता हूँ कि हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो है नीयत जो है उसका ताल्लुक अमाल से होता है। इसकी हमें बहुत ज़्यादा मिसालें भी मिलती है, जिस तरीके से हम देखते हैं। इवन दो इसको पॉजिटिव साइड पे अगर हम देखा जाए, तो अगर कोई शख्स है जो ज़ुबान से कलमा अदा कर देता है, कलमा कह देता है, तो उसका क्योंकि अमल ये है कि उसने ज़ुबान से कलमा कह दिया है, तो हम उसको एट दिस स्पॉट जो है उसके कलमे के मुताबिक ही जज करेंगे कि वो मुसलमान है, और उसको कानूनी और शरई तौर पे उसको कलमे के मुताबिक ही सज़ा दी जाएगी। यानी कि हम उसको इवन उसके हवाले से एक हदीस भी है ना जो बड़ी मशहूर है, कि एक सहाबी थे जंग के मैदान में, जो है काफिर था, उसने जो है उसको उन्होंने गिरा दिया नीचे और बस उसको कत्ल करने, उसको मारने लगे थे। तो उसके बाद उस शख्स ने जो है कलमा पढ़ लिया, तो सहाबी ने उसको फिर भी कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है, क्योंकि इसने मौत के डर से कलमा पढ़ा है। बाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसने ये बात बयान की कि मैंने इसलिए उसे कत्ल किया क्योंकि उसके जो दिल, उसने जो है कलमा पढ़ा था, क्योंकि वो मरने वाला था, तो उसने कलमा पढ़ दिया क्योंकि मौत के डर से उसने। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, उन सहाबी को फरमाया और थोड़े नाराज़गी का इजहार किया कि हम इस्लाम में कब से ये हो गया है कि हम दिल को चीर के लोगों के जो है नीयतों को देखने वाले हैं। जब उसने कलमा पढ़ दिया तो पढ़ दिया, उसके अमल ये हो गया कि उसने ज़ुबान से कलमा अदा कर दिया। तो अगर हम इस साइड से भी देखें तो हमें ये चीज़ ही नज़र आती है कि जो अमल है, अमल जो है वो ज़्यादा देखना इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि उस बंदे की नीयत क्या है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर एक चोर है या जो जानी है, उसके अंदर भी ये चीज़ आ जाती है कि उसके जो फिज़िकल अनासर होते हैं, कि उसने जानबूझ के कत्ल किया है या नहीं कत्ल किया, या उसने मतलब गलती से कत्ल किया, इक़दाम कत्ल क्या था उसका, तो उस हिसाब से ही उसको शरीयत के हिसाब से सज़ा दी जाती है, एवन कानून में भी सज़ा दी जाती है। तो उसमें भी ये है कि हम अमल देखते हैं उसका, कि उस शख्स का अमल क्या है। अब हमें क्या पता कि उसकी नीयत उसमें क्या थी, चाहे वो बाद में कह दे कि मेरी नीयत तो ये थी कि मैंने समझा कि ये जो है तौहीन मज़हब किया है इसने, और बाद में उस शख्स जिसको उसने कत्ल किया उस पर तौहीन मज़हब साबित ना हो। तो इस तरीके से हम इस्लाम में देखते हैं कि जो शरई सज़ाएँ हैं ना, उसमें अब अब्दुल्ला बिन उबई जो एक काफिर था, उसका भी हम देखते हैं कि उसको भी शरई तौर पे, या अपेरेंटली मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भी, और उसके अलावा उनको वैसे भी उसके हरकत से साफ, अभी भी हम पढ़ते हैं तो हमें साफ ज़ाहिर होता है, सहाबा को भी पता लग गया था ये मुनाफिक है। तो उसको एट द स्पॉट उसको सज़ा नहीं दी गई। उसको ये नहीं कहा गया शरई तौर पे कि ये मुनाफिक है तो ये मुर्तद है, या फिर इसके हवाले से ये साजिश कर रहा है। उसको जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदा रखा और उसको कत्ल नहीं किया। हाँ, शरई तौर पे इससे ये बात साबित मैं करना चाह रहा हूँ कि शरई तौर पे जो सज़ाएँ हैं ना, उसका जो मेरिट है, वो ये होना ज़रूरी है कि वो बंदे ने फ़िज़िकली तौर पे क्या किया है। बाकी ये है कि जजमेंट के लिहाज से जो है हम उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे सहाबा जी ने अब के मुतालिक ये चीज़ बयान कर दी थी कि वो लोग, वो जो है मुनाफिक है, क्योंकि उसके हरकत और सकनात से ये चीज़ साबित हो रही थी जो आप कह रहे हैं। तो ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जिनको देखना ज़रूरी है। चलें, 2 मीटिंग में ना मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ, 2 मिनट रह गए हैं। और बात बिल्कुल सही है, साथ ऐसे ही है। आ, दीन में और रसूल भी यही है हर जगह भी, कि आपने जब भी किसी को देखना है तो जज करना इंसान की फितरत, तो नहीं मैं कहूँगा कोई और वर्ड यूज़ करूँगा, इंसान की ये आदत है, नेचर है, क्योंकि इंसान का एक खास हिस्सा है ब्रेन का जो करता ही जज है सिर्फ। अल्लाह ने बिल्ट इन इंस्टॉल किया हुआ उसके अंदर, वो जज करता है। जब जज करता है, मेरी नेत्र एक नेचर के अंदर है, मेरे ब्रेन का पार्ट है, तो मैं तो जज करूंगा, जो करूंगा हर बंदे को बात करते वक्त। तो मैंने जज कैसे करना है, मैंने उसकी नीयत पे शक नहीं करना, हमने ज़ाहिरी अमल के ऊपर जाना होता है हमेशा। असूल भी यही है, जब भी कितनी भी आप एक स्टेट लेवल पे चले जाओ, इंफरादी लेवल पे जाओ, इज्तिमाई लेवल पे जाओ, कोई भी मामला आपके पास आता है, केस जो भी आता है, आपने कभी नीयत नहीं देखनी होती, आपने ज़ाहिरी अमल के तहत आपने उसकी सज़ा सुनानी होती है, उसको ट्रायल में खड़ा करना होता है। तो अमल से ही हर चीज़ देखी जाती है। हम लोग का ये नेक्स्ट जो लिंक सेंड नीयत कर वाला है रहे हैं ना, कि नहीं? नहीं, उसके नेक्स्ट मैं लिंक रीज़न क्यों? बताता हूँ रीज़न भी। मैं टाइम नोट करूँ साथ, इसलिए उतनी बात अपनी लंबी कर रहा हूँ जितना टाइम मेरे पास अभी शो हो रहा है। तो हमने क्योंकि नीयत का जो ताल्लुक है वो इल्म गैब से है, तो हमने नीयत के ऊपर शक नहीं करना, ना बात करनी, ना उसके ऊपर हमने किसी को जज करना, अमल के तहत भी चलना है। और रही बात 1 मिनट की, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे सीरा सेशन में, और कोशिश करेंगे फ्राइडे को हम लोग कुरान सेशन रख लें। मैं उसके बाद टॉपिक वगैरह साइंस सब चीज़ें शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ।
आज या कल ही। और नेक्स्ट मंडे को हमारा फिर एक इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर सेशन होगा। नेक्स्ट सेशन की लिंक इसलिए मैं शेयर नहीं करने लगा, माइट भी आप लोगों की कम्युनिटी के अंदर अनाउंसमेंट शेयर हो जाए, बट अगर इन केस नहीं भी होती तो साहिल दीन का एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर स्पेस लाइव आने वाले हैं वो हाशमत के साथ ही, जो वो रिवाइवलिस्ट की तरफ से है ना, कैसर अहमद राजा की तरफ, वो 10:30 बजे उन्होंने आना लाइव। तो वो लोग आप लोग सब ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो वो होना वैसे स्पेशली उनके साथ ही होता है, रिवाइवलिस्ट के साथ, लेकिन आईएमएस मतलब ओपन है, स्पेस है, तो आप लोग सब ज्वाइन कीजिएगा। वो 10:30 बजे होनी है, तो वो माइट भी ऑफिशियली अनाउंस हो जाए। इन केस ना भी हो तो आप लोग ट्विटर पे जाके देख के ज्वाइन कर सकते हैं। हशमत दीन के नाम से कोई है अकाउंट, वो वहाँ पे होगा, बट मैं कोशिश करूंगा मैं शेयर भी कर दूं ग्रुप्स के अंदर, तो इसलिए नेक्स्ट सेशन नहीं आएगा, जी मैं ठीक है। शेयर कर दूंगा, वो मेरे साथ ऐड है, मेरे साथ हाँ अटैच्ड है, हाँ, लास्ट मैं टाइम आपको इंशाल्लाह होस्ट भी करूँगा। इधर हुए थे, तो आप करोगे मुझे पता है। तो जी चलो सही है, कोई मसला नहीं, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह वेडनेसडे को मिलते हैं, फ्राइडे को मिलते हैं, और नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। ये स्लॉट्स याद रखें आप लोग। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।